क्रैकल। रुद्रसेन का परिवेश बिजली की शक्ति से जुड़ा हुआ था। वो आगे बढ़ा और उन दोनों पर हमला करने की पहल की। हमला! दो सातवीं परत के मार्शल मास्टर काश्तकारों ने ठंड से चिल्लाया और एक बार फिर रुद्रसेन की ओर बढ़ गए। पतले कल्टीवेटर का डेंटियन प्रकाश से चमक रहा था जब उसने अपनी मार्शल स्पिरिट को सक्रिय किया था। उनकी मार्शल स्पिरिट एक रक्त लाल लंबी कृपाण थी। ये शून्य को पार कर गया और रुद्रसेन की ओर बढ़ गया। उदास कल्टीवेटर की मार्शल स्पिरिट वास्तव में एक खोपड़ी थी। ये सीधे उड़ गया और रुद्रसेन की ओर काटा। स्काई टायरेंट लाइटनिंग आर्ट, तोड़ना तोड़ना। रुद्रसेन जोर से दहाड़ने लगा। बूम बूम। बिजली की शक्ति ने बेरहमी से मार गिरा दिया और दो काश्तकारों की मार्शल स्पिरिट्स बिजली से तुरंत चकनाचूर हो गईं। फिर घनी बिजली ने दोनों काश्तकारों के शरीर पर हमला किया और सीधे उन्हें उड़ने के लिए भेज दिया। पश पश। विस्फोट से दोनों काश्तकारों का मांस फट गया और वे उठने में असमर्थ होकर जमीन पर गिर पड़े। रुद्रसेन बाहर कूद गया और जल्दी से उस युवा गुरु को पकड़ लिया जो भाग रहा था। अभी भी भागना चाहते हो? रुद्रसेन ने युवा गुरु को उदासीनता से देखा। आह! करामाती महिला इतनी डर गई थी कि उसके पैर नरम हो गए और वो सीधे जमीन पर बैठ गई। आप क्या चाहते हैं? युवा मास्टर ने कांपती आवाज में पूछा। अब आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मुझे क्या चाहिए? युवा मास्टर ने धमकी दी। क्या तुम्हें पता है कि मैं कौन हूं? मैं तुम्हें बता दूं, मैं थप्पड़। इससे पहले कि युवा गुरु अपना वाक्य पूरा कर पाते, रुद्रसेन ने उसे थप्पड़ मार दिया। इस थप्पड़ ने सीधे युवा मास्टर को उड़ने के लिए भेज दिया। उसका शरीर एक पेड़ से टकराया और दर्द से चिल्लाते हुए जमीन पर गिर पड़ा। रुद्रसेन को अपनी ओर आते देखकर युवा गुरु ने दर्द को नजरअंदाज किया और जोर से दहाड़ते हुए कहा, मैं प्राचीन खान परिवार से हूं। यदि आप मुझे छूने की हिम्मत करते हैं तो आप मर चुके हैं। बता दें, हमारे परिवार के पास एक यूनिवर्सल मिरर है जो ब्रह्मांड का पता लगा सकता है। आज जो कुछ भी होता है वो हमारे परिवार से छिपाया नहीं जा सकता है। यूनिवर्सल मिरर? प्राचीन खान परिवार? रुद्रसेन में मन ही मन उपहास किया। वो आगे बढ़ा और युवा मास्टर को लात मारकर जमीन पर गिरा दिया। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे डर लगता है? मैं अपने ही चेहरे पर 10 बार थप्पड़ मारूंगा और मैं इस मामले को आराम दे दूंगा। नहीं तो? रुद्रसेन ने भौहें चढ़ा लीं। रुद्रसेन ने ठंडे स्वर में मुस्कुराते हुए कहा। युवक समझ सकता था कि रुद्रसेन एक हड्डी भेदने वाली ठंडी कीव छोड़ रहा था। उसके दिल में गुस्सा उसके पूरे शरीर को प्रज्वलित करने वाला था। वो एक प्राचीन परिवार का उत्तराधिकारी था। उसे कब इतना अपमान सहना पड़ा था? हालांकि वो रुद्रसेन का सामना कर रहा था। वो वापस लड़ने के लिए अशक्त था। हालांकि वो रुद्रसेन को टुकड़े टुकड़े करने के अलावा और कुछ नहीं चाहता था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। वो केवल खुद को अभी के लिए इसे सहने के लिए कह सकता था। मैं थप्पड़ मारूंगा, मैं थप्पड़ मारूंगा। युवा मास्टर ने अपने दांत भींच लिए और अपमान में अपना हाथ उठाया। थप्पड़ थप्पड़ थप्पड़। उसने लगातार 10 बार खुद को थप्पड़ मारा। प्रत्येक थप्पड़ 1000 तीरों की तरह उसके दिल को भेद रहा था। इस तरह का अपमान उसे पागल कर रहा था। खुद को 10 बार थप्पड़ मारने के बाद युवा मास्टर ने अपना सिर नीचे कर लिया। उसने रुद्रसेन की ओर नहीं देखा, लेकिन उसकी आंखें द्वेष से भरी हुई थीं। तुम्हें दूसरों को अपमानित करने से पहले अपनी ताकत पर विचार करना चाहिए। अगली बार अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। रुद्रसेन ने युवा गुरु को उदासीनता से देखा, फिर फायर किलिन के साथ चला गया। छोटे, मैं सलमान तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, अन्यथा मैं इंसान नहीं हूं। रुद्रसेन के जाने के बाद युवा गुरु ने दहाड़ लगाई। उसका पूरा चेहरा विकृत हो गया था और उसकी आंखें अनंतहीन हत्या के इरादे और घृणा से भरी हुई थीं। उस आदमी का हत्या का इरादा बहुत मजबूत है, फायर किलिन ने कहा। रुद्रसेन ने सिर हिलाया और कहा, मैं जानता हूं, लेकिन हमें अभी भी उस आदमी के पीछे की शक्ति पर विचार करना होगा। यदि वो जानता है कि उसके लिए क्या अच्छा है, तो उसे पता चल जाएगा कि कब आगे बढ़ना है और कब पीछे हटना है। यदि वो ऐसा नहीं करता है तो उसके पीछे की शक्ति भी उसे नहीं बचा पाएगी। रुद्रसेन ने जब ऐसा कहा तो उसकी आंखें हत्या के इरादे से भर गईं। फायर किलिन ने सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। 5 दिन बाद रुद्रसेन अंततः देवताओं और राक्षसों के प्राचीन युद्ध क्षेत्र के बाहरी क्षेत्रों में पहुंचा। कई किसान पहले ही आ चुके थे और देवताओं और राक्षसों के प्राचीन युद्ध क्षेत्र को देखते हुए हर जगह बिखरे हुए थे। देवताओं और राक्षसों के प्राचीन युद्ध क्षेत्र को एक विशाल प्रतिबंधात्मक मंत्र से घेरा हुआ है। केवल जब प्रतिबंधात्मक मंत्र गायब हो जाता है तो कोई प्रवेश कर सकता है। देवताओं और राक्षसों के प्राचीन युद्ध क्षेत्र के बाहरी क्षेत्रों में एक भयानक काला कोहरा है और काश्तकारों के जीवन को काटने के लिए आत्मा के हथियार आ और जा रहे हैं। फायर किलिन फुसफुसाया। आत्मा हथियार? वो क्या है? रुद्रसेन चौंक गए। मृतों में अभी भी आक्रोश है और वे आत्मा हथियारों में बदल जाते हैं और देवताओं और राक्षसों के प्राचीन युद्ध क्षेत्र के चारों ओर घूमते हैं, फायर किलिन ने कहा। बूम!
दूरी में एक भयानक क्यू हवा में भर गई। एक सुंदर आदमी चला और देवताओं और राक्षसों के प्राचीन युद्ध क्षेत्र के बाहर तैरने लगा। उस आदमी का शरीर एक असीमित दिव्य प्रकाश से घिरा हुआ था। वो चमकदार और सूर्य की तरह गर्म था। वो सूर्य की तरह था और किसी के लिए भी उसे सीधे देखना मुश्किल था। ये वही है। फायर किलिन की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। उसने तुरंत कहा, मुझे इस जगह को छोड़ने की जरूरत है। जब आप देवताओं और राक्षसों के प्राचीन युद्ध क्षेत्र से बाहर आते हैं तो 50 मील दूर एक छोटे से कस्बे में जाएं और वहां मेरी इंतजार करें। फायर किलिन जल्दी से चला गया। रुद्रसेन के दिल की धड़कन रुक गई। क्या चल रहा है? फायर किलिन ने उस आदमी को देखा जो सूर्य देव की तरह दिखता था और डर गया। क्या वो गोल्डन क्रो कबीले का एक मजबूत कृषक है? किसी ने उस आदमी को सदमे में देखते हुए पूछा। ये सही है, ये फुसांग द्वीप का गोल्डन क्रो कबीला है, जो एक प्राचीन कबीला है जो फुसांग गॉड ट्री के शीर्ष पर रहता है। ऐसा कहा जाता है कि उनकी रगों में प्राचीन दिव्य सम्राट का खून बह रहा है। वे बेहद शक्तिशाली हैं और वे प्राचीन दिव्य सम्राट के वंशज हैं। वे प्राचीन युग से समृद्ध रहे हैं और वे अभी भी सबसे भयानक शक्तियों में से एक हैं। किन्वू लोगों के मजबूत कृषक। रुद्रसेन भी काफी सदमे में थे। मिथकों और किंवदंतियों में किन्वू लोग सूर्य में बदल सकते हैं और आकाश को रोशन कर सकते हैं। आदिम युग में 10 गोल्डन कौवे भी थे जो एक ही समय में आकाश में उड़ रहे थे। असंख्य दुनिया इस भयानक गर्मी का सामना नहीं कर सकीं। नदियां और झीलें सूख गईं और अनगिनत जीवित प्राणी मर गए। महान जादूगर हरमिंदर ने सूर्य शूटिंग दिव्य धनुष बनाया था। 9 सूर्यों को गोली मारो। बेशक ये सिर्फ मिथक और किंवदंतियां थीं और इन्हें गंभीरता से नहीं लिया जा सकता था। फिर भी कोई कल्पना कर सकता है कि गोल्डन क्रो कबीला कितना भयानक था। ये कबीला आदिम संत सम्राट का वंशज था। उन्होंने कुछ शक्तिशाली रक्तरेखा गुप्त तकनीकों को समझ लिया और अजेय थे। गोल्डन क्रो से परिवर्तित बहादुर व्यक्ति को कुछ महसूस हुआ और उसने रुद्रसेन की दिशा में देखा। रुद्रसेन ने दोनों आंखों को देखा और महसूस किया जैसे उनकी आत्मा एक असीम भ्रम में पड़ने वाली थी। बहादुर आदमी ने थोड़ी भौहें सिकोड़ी और मन ही मन सोचा, क्या मैं गलत समझ सकता था? तभी वो मुड़ा और देवताओं और राक्षसों के प्राचीन युद्ध क्षेत्र की गहराई की ओर देखा। हफ 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 रुद्रसेन जोर जोर से हाँफने लगा। उसकी पीठ पसीने से भीग गई थी। वे किन्वू लोगों का आदमी बहुत भयानक था। वो अपनी आंखों को देखकर ही लगभग खुद को खो चुका था। फायर किलिन उसकी वजह से चला गया होगा। क्या वो फायर किलिन का बड़ा दुश्मन हो सकता है? रुद्रसेन ने मन ही मन सोचा। उसने फायर किलिन को ये कहते हुए सुना था कि उसके पास भयानक ताकत वाले कुछ बड़े दुश्मन थे। यहां तक कि जब फायर किलिन अपने चरम पर था तब भी ये कहना मुश्किल होता कि क्या वो उन्हें हरा सकता था। अब तो बात ही छोड़ दो। यदि उसे इतने बड़े दुश्मन का सामना करना पड़ा तो फायर किलिन को पता लगाने से बचने के लिए बहुत दूर भागना होगा। यदि इसकी खोज की गई तो ये निश्चित रूप से अपनी वर्तमान स्थिति में ही मर जाएगा। रुद्रसेन ने एक गहरी सांस ली और किन्वू लोगों से बहुत दूर दूसरे पहाड़ी जंगल में चले गए। उसे चिंता थी कि किन्वू लोग कुछ अजीब नोटिस करेंगे। असीम दाववादी, परोपकारी, मैं देख रहा हूं कि आपका चेहरा चमक रहा है। ऐसा लगता है कि भाग्य आप पर उतर गया है। क्या आप एक अटकल चाहते हैं? शायद आप देवताओं और राक्षसों के प्राचीन युद्ध क्षेत्र में स्वर्ग को चुनौती देने वाला अवसर प्राप्त कर सकते हैं। एक दाववादी पुजारी खुद को एक कृषक के रूप में प्रमोट कर रहा था। अरे नहीं, क्या वो असीम दाववादी पुजारी नहीं है? रुद्रसेन मदद नहीं कर सका लेकिन अपनी आंखें घुमा लीं। उसने नहीं सोचा था कि वो देवताओं और राक्षसों के प्राचीन युद्ध क्षेत्र के बाहर इस आदमी से टकराएगा। रुद्रसेन को यह भी संदेह था कि असीम दाववादी पुजारी एक नकली पुजारी था। उसने दाववादी पुजारी होने का नाटक किया और दूसरों को ठग लिया। देवताओं और राक्षसों के प्राचीन युद्ध क्षेत्र के बाहर कई मजबूत साधक आ रहे थे। यहां तक कि प्राचीन पवित्र भूमियों और प्राचीन राजवंशों के लोग भी आ गए थे। इससे स्वाभाविक रूप से काफी हंगामा हुआ। रुद्रसेन ने एक सुंदर महिला को देखा। वो एक दिव्य प्राणी की तरह लग रही थी। उसके पास एक असाधारण क्यू आई थी। ईशानी, ये वास्तव में वही थी। वो पूर्वी प्रांत की सबसे खूबसूरत महिला थी। उसका चेहरा घूंघट से ढका हुआ था, इसलिए उसका चेहरा नहीं देखा जा सकता था। हालांकि कोई कल्पना कर सकता है कि घूंघट के नीचे एक रोमांचकारी सुंदर चेहरा था। ईशानी के बगल में अंगरक्षकों का एक समूह था। वे सभी शक्तिशाली समूहों से थे और उसका दिल जीतना चाहते थे। ये वास्तव में जीवंत है। ऐसा लगता है कि प्राचीन समूहों से कई प्रतिभाएं भी आई हैं।
देवताओं और राक्षसों का प्राचीन युद्ध क्षेत्र वास्तव में आकर्षक है। रुद्रसेन ने अपनी ठुड्डी को सहलाया। एक दिन बाद देवताओं और राक्षसों के प्राचीन युद्ध क्षेत्र ने एक आश्चर्यजनक क्यूआई उत्सर्जित की। आकाशीय लाट की किरणें ऊपर उड़ गईं। क्या देवताओं और राक्षसों का प्राचीन युद्ध क्षेत्र खुलने वाला है? कई लोग आश्चर्य से चिल्लाए और निराशा से देवताओं और राक्षसों के प्राचीन युद्ध क्षेत्र की दिशा में देखा। ये हर 100 साल में एक बार खुलता है। असंख्य देवता और राक्षस उनमें गिर गए थे। केवल देवताओं और राक्षसों द्वारा छोड़ी गई शक्तिशाली गुप्त तकनीकें ही नहीं थीं, यहां तक कि कई फील्ड गॉड्स के सर्वोच्च खजाने, धन आदि भी थे जिन्हें देवताओं और राक्षसों की मृत्यु के साथ देवताओं और राक्षसों के प्राचीन युद्ध क्षेत्र में दफना दिया गया था। शायद यही कारण था कि देवताओं और राक्षसों का प्राचीन युद्ध क्षेत्र इतना आकर्षक था। समय का चक्र, वसंत और शरद ऋतु, 80,000 साल का सपना। सुंदरियां बूढ़ी हो जाती हैं, सुंदरियां मर जाती हैं, बूढ़े लोग धूल में बदल जाते हैं। जैसे ही रुद्रसेन देवताओं और राक्षसों के प्राचीन युद्ध क्षेत्र को देख रहे थे, उन्हें अचानक एक गहरी आवाज सुनाई दी। रुद्रसेन ने अपना सिर घुमाया और एक मांसल आदमी को देखा। वो करीब 2 मीटर लंबा था और उसका दृश्य प्रभाव बहुत मजबूत था। उसके बाल अस्त व्यस्त थे और उसका चेहरा नहीं देखा जा सकता था। हालांकि जिस चीज ने वास्तव में रुद्रसेन को प्रभावित किया वो उस व्यक्ति की बड़बड़ाहट थी। 80,000 साल का सपना, कितने वसंत और शरद ऋतु बीत चुके थे, कितने साल बीत गए। क्या वो रहस्यमय आदमी 80,000 साल पहले का विशेषज्ञ हो सकता है? रुद्रसेन का हृदय सदमे से भर गया। यहां तक कि भगवान जैसा शक्तिशाली व्यक्ति भी 80,000 साल तक जीवित नहीं रह सकता था। वो कौन है? क्या वो वास्तव में 80,000 साल पहले का व्यक्ति है? रुद्रसेन चौंक गए। बर्बर दूर चला गया। रुद्रसेन ने जल्दी से उसका पीछा किया, उसके साथ चैट करना चाहता था। हालांकि वो वहशी आदमी रहस्यमयी तरीके से बिना किसी निशान के गायब हो गया था, जैसे कि वो पतली हवा में गायब हो गया हो। वो कैसे गायब हो गया? रुद्रसेन चौंक गए। वो किस तरह की तकनीक थी? वो स्पष्ट रूप से एक क्षण पहले उसके सामने था। वो अचानक कैसे गायब हो गया? इससे उसे झटका लगा। ये किस तरह की क्षमता थी? क्या वो अंतरिक्ष में यात्रा करने में सक्षम था? परोपकारी, ये तुम हो? क्या संयोग है? उसी समय एक परिचित आवाज सुनाई दी। रुद्रसेन ने मुड़कर लावन दाववादी को देखा। तो ये तुम हो दाववादी? रुद्रसेन ने अपनी मुट्ठी बांध ली और पूछा, क्या तुमने अभी उस बर्बर को देखा है? बर्बर? क्या यहां कोई बर्बर है? लावन दाववादी ने चारों ओर देखा और बुड़बुड़ाया, क्या आपके और मेरे अलावा यहां कोई तीसरा व्यक्ति है? रुद्रसेन के दिल की धड़कन रुक गई। क्या चल रहा था? क्या वो अकेला था जिसने उस बर्बर को देखा था? क्या लावन दाववादी ने उसे नहीं देखा? अथाह दाववादी ने कहा, देवताओं और राक्षसों का प्राचीन युद्ध क्षेत्र खुलने वाला है। मुझे लगता है कि अगर हम एक साथ जाते हैं तो हम निश्चित रूप से अजेय होंगे। रुद्रसेन ने कुछ आशंकित महसूस करते हुए लावन दाववादी की ओर देखा। लावन दाववादी ने रुद्रसेन को एक बहुत ही अविश्वसनीय भावना दी थी। इसके अलावा रुद्रसेन ने लावन दाववादी के सर्वोच्च खजाने स्वर्ग भक्षक जार को खरीदने के लिए 50,000 सोने के सिक्के खर्च किए थे। लावन दाववादी ने हमेशा इसे वापस लेने की योजना बनाई थी। वो उसके खिलाफ साजिश नहीं कर रहा था। देखो, एक अजगर है। रुद्रसेन ने दूरी की ओर इशारा किया। कहाँ है वो? कहाँ है? लावन दाववादी ने ड्रैगन की तलाश में अपनी गर्दन बढ़ाई, जिसके बारे में रुद्रसेन बात कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं देखा। मैं कहता हूं, लावन दाववादी अपना असंतोष व्यक्त करने ही वाले थे जब उन्हें एहसास हुआ कि रुद्रसेन पहले ही गायब हो चुके थे। चलो बस इंतजार करते हैं और देखते हैं, लावन दाववादी ने जमकर चिल्लाया और मुड़ने से पहले चला गया। गड़गड़ाहट। देवताओं और राक्षसों के प्राचीन युद्ध क्षेत्र के बाहर प्रतिबंध खत्म हो रहे थे। अंत में आज दोपहर को देवताओं और राक्षसों के प्राचीन युद्ध क्षेत्र पर प्रतिबंध पूरी तरह से गायब हो गए। हुश हुश हुश। इसके तुरंत बाद काश्तकारों ने बिजली की गति से देवताओं और राक्षसों के प्राचीन युद्ध क्षेत्र की ओर आक्रमण किया। मुझे नहीं पता कि फायर किलिन कहाँ गया। जो भी हो, मैं अपने आप में जाऊंगा। जब मैं बाहर आऊंगा तो मैं उस शहर में जाऊंगा जिसका उसने उल्लेख किया था और उसका इंतजार करूंगा। रुद्रसेन ने भी देवताओं और राक्षसों के प्राचीन युद्ध क्षेत्र की ओर उड़ान भरी। लेकिन इसी समय एक ठंडी रोशनी चमकी और दर्जनों तीर रुद्रसेन की ओर चल पड़े। ये सभी तीर जादुई तीर थे जिनमें बेहद भयानक पेनिट्रेटिंग शक्ति थी। रुद्रसेन के हाव भाव थोड़े बदल गए। कोई उन पर घात लगाए हमला कर रहा था। सन सन। रुद्रसेन ने ब्लैक ड्रैगन तलवार निकाली और लगातार दर्जन बार नीचे गिरा दिया। एक के बाद एक तीर रुद्रसेन ने काट डाले। बब्बा, तुम वास्तव में भाग्यशाली हो।
ठंडी हंसी सुनी जा सकती थी जब दर्जनों किसान दूर से उड़ रहे थे। बोलने वाले व्यक्ति ने रुद्रसेन को हत्या के इरादे से देखा। इस व्यक्ति को देखकर रुद्रसेन ठंड से हंसने से खुद को नहीं रोक सके। ये विवान था। फायर ड्रैगन केव अबोर्ड में विवान के अधीनस्थ रुद्रसेन को मारना चाहते थे, लेकिन उनमें से 20 से भी अधिक को रुद्रसेन ने मार डाला था। चूंकि गुफा धलन ढह गई थी, इसलिए दोनों जल्दी से चले गए, लेकिन वे पहले ही दुश्मन बन गए थे। क्या तुम मरने के लिए तैयार हो? विवान ने अपने हाथ में एक युद्ध भाला पकड़ा हुआ था, जैसे कि वो एक ठंडी आभा उत्सर्जित कर रहा हो। मुझे लगता है कि तुम वही हो जो मरने वाले हो। रुद्रसेन की अभिव्यक्ति उदासीन थी। उसने ब्लैक ड्रैगन तलवार पकड़ी हुई थी और हमला करने वाला था। लेकिन अचानक उनकी पुतलियां हिंसक रूप से सिकुड़ गईं। उसने विवान के समूह में एक बूढ़े आदमी को देखा। बूढ़ा आदमी पतला था और बहुत साधारण लग रहा था, लेकिन जब रुद्रसेन ने उसे देखा तो उसे एक बेहद खतरनाक एहसास हुआ। यह एहसास बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि जब उसने हरे वस्त्र पहने बूढ़े आदमी का सामना किया था। यिन यांग क्षेत्र। रुद्रसेन ने ठंडी सांस ली, मुड़ा और देवताओं और राक्षसों के प्राचीन युद्ध क्षेत्र में भाग गया। विवान के साथ एक यिन यांग दायरे का किसान था। अगर वो यहां रहता है तो वो जरूर मर जाएगा। बवा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम कहां जा रहे हो? विवान ठंड से चिल्लाया, क्योंकि वो जल्दी से उसका पीछा कर रहा था। हाँ, उस बव्वा ने वास्तव में मेरी साधना के स्तर को महसूस किया। बूढ़ा थोड़ा हैरान हुआ। उसने अपने बगल में एक बूढ़े झुके हुए नौकर को देखा और कहा, कंवर, क्या आप जानते हैं कि वो बच्चा कौन है? वो विवान के साथ दुश्मन कैसे बन गया? कंवर नाम के बूढ़े व्यक्ति ने उत्तर दिया, मैंने यंग मास्टर को ये उल्लेख करते हुए सुना कि वे फायर ड्रैगन गुफा निवास में दुश्मन बन गए। अच्छा, ऐसा है। कुछ लोगों को अपने साथ ले जाएं और विवान का अनुसरण करें। उसे कुछ न होने दें। यदि आप देखते हैं कि वो इसे संभाल नहीं सकता है, तो आप जानते हैं कि क्या करना है। बूढ़े ने कहा। ये बूढ़ा नौकर समझता है। बूढ़े नौकर ने झुककर कुछ विशेषज्ञों को विवान का अनुसरण करने के लिए प्रेरित किया। झपट्टा। रुद्रसेन पहले ही देवताओं और राक्षसों के प्राचीन युद्ध क्षेत्र में प्रवेश कर चुके थे। ये काले कोहरे की दुनिया थी जो एक उदास आभा उत्सर्जित करती थी। ये काले कोहरे की दुनिया होनी चाहिए जिसका उल्लेख फायर किलिन ने किया था। ये जगह जाहिर तौर पर बहुत खतरनाक थी। फायर किलिन ने उल्लेख किया था कि आत्मा के हथियार यहां दिखाई देंगे। साधारण आत्मा हथियार फायर किलिन के लिए कुछ नहीं थे, इससे पहले कि उसने अपनी दैवीय शक्ति खो दी। हालांकि रुद्रसेन के स्तर का साधक के लिए वो निश्चित रूप से उनके जीवन के लिए खतरा थे। वो जल्दी से गहराई की ओर उड़ गया, लेकिन काले कोहरे की ये दुनिया बहुत बड़ी थी। क्रंच क्रंच। अचानक रुद्रसेन को खाना चबाने की आवाज सुनाई दी। वो ध्वनि के स्रोत की ओर उड़ गया। कुछ दूरी पर उसने 4 प्राणियों को अंधकार में डूबे हुए देखा। वो काले कोहरे से घिरे हुए थे और उनमें से प्रत्येक एक लाश पर पड़ा था। ऐसा लग रहा था कि वे लाश का मांस खा रहे हैं। जमीन पर 10 से अधिक लाशें थीं। आत्मा हथियार। रुद्रसेन भयभीत हो गया। वो काले कोहरे में डूबे 4 आत्मा हथियारों से एक उदास और भयानक आभा महसूस कर सकता था। उस आभा ने उसे ऐसा महसूस कराया जैसे वो बर्फ के तहखाने में गिर गया हो। रुद्रसेन चुपके से पीछे हट गया। इन आत्मा हथियारों का ध्यान आकर्षित करने की हिम्मत नहीं की। यदि वो 4 भयानक आत्मा हथियारों से घिरा हुआ होता तो बचना आसान नहीं था। रुद्रसेन जल्दी से क्षेत्र छोड़कर गहरी यात्रा करते रहे। एक घाटी में रुद्रसेन ने 30 से अधिक कृषकों को 3 आत्मा हथियारों से अवरुद्ध होते देखा। ये आत्मा हथियार काले कोहरे को छोड़ने में सक्षम थे और काले कोहरे ने काश्तकारों को घेर लिया। नहीं! दर्द की चीखें सुनाई दीं। 30 ओवर के सभी काश्तकारों ने अपना सिर पकड़ लिया और बुरी तरह चिल्लाने लगे। क्या हो रहा है? रुद्रसेन को सिरदर्द महसूस हुआ। ये आत्मा हथियार बहुत अजीब थे। झपट्टा झपट्टा। जब किसान चिल्ला रहे थे, 3 आत्मा हथियार आगे बढ़े और तेजी से हमला कर दिया। उनके नुकीले पंजों ने काश्तकारों की छाती को छेद दिया और 30 से अधिक काश्तकारों की पलक झपकते ही मृत्यु हो गई। रुद्रसेन ने गहरी सांस ली और दूर तक चले गए। ये जगह बहुत खतरनाक थी। ये आत्मा हथियार बहुत अजीब थे। उसे जल्द से जल्द काले कोहरे की इस दुनिया को छोड़ना था, अन्यथा वो बड़ी मुसीबत में पड़ जाता। कुछ ही समय बाद रुद्रसेन मुसीबत में पड़ गए। रुद्रसेन के पीछे बिना कोई आवाज किए एक आत्मा हथियार प्रकट हो गया था। उसके नुकीले पंजे रुद्रसेन की ओर बढ़ रहे थे। रुद्रसेन ने अपने पीछे उदास और ठंडी आभा महसूस की। वो जल्दी से दाईं ओर मुड़ गया। पू! आत्मा हथियार के तेज पंजों ने खूनी रोशनी लाकर आए। रुद्रसेन के बाएं कंधे पर 4 खूनी घाव थे।
हालांकि वो पहले ही काफी भाग्यशाली था। यदि वो एक कदम धीमा होता तो हमला रुद्रसेन की छाती को छेद देता। रुद्रसेन 10 मीटर दूर चले गए। जब उन्होंने उस अस्तित्व को देखा जिसने उन पर हमला किया तो उनकी अभिव्यक्ति बदल गई। ये एक आत्मा हथियार था। आत्मा हथियार ने एक भयानक हंसीबाजी की। उसने अपनी लाल जीभ को बाहर निकाला और अपने पंजों से खून चाटा। ये अवर्णनीय रूप से भयानक था। ये आत्मा हथियार काले कोहरे में डूबा हुआ था। उसका पूरा चेहरा विकृत था, लेकिन कोई अब भी अस्पष्ट रूप से भयानक नुकीले पीली हरी आंखें, लाल रंग की जीभ और नुकीले पंजे देख सकता था। रुद्रसेन ने पहले कई बार आत्मा हथियारों को काश्तकारों पर हमला करते देखा था। वो जानता था कि ये आत्मा हथियार अत्यंत खतरनाक है। इसलिए रुद्रसेन ने इस आत्मा हथियार के सामने लापरवाही से कार्य करने की हिम्मत नहीं की। इस आत्मा हथियार ने एक आभा उत्सर्जित की जिसने रुद्रसेन के रोंगटे खड़े कर दिए। झपट्टा झपट्टा। मूर्ख रुद्रसेन ने काले ड्रैगन की तलवार निकाल ली। आत्मा के हथियार ने एक बार फिर हमला किया। उसकी नुकीले पंजे सीधे रुद्रसेन की छाती पर टकरा गए। उसके सामने आत्मा का हथियार उसके अपने पंजे थे। झनझनाना। रुद्रसेन ने ब्लैक ड्रैगन तलवार को लहराया, आत्मा के हथियार के पंजों से जमकर टकराया। तुरंत एक खनखनाहट की आवाज पैदा की। उग्र प्रकाश उत्सर्जित किया गया था। इससे रुद्रसेन को असामान्य रूप से झटका लगा। उनकी ब्लैक ड्रैगन तलवार दिव्य तलवार मैनुअल में सबसे कीमती खजाना था। यदि कोई साधारण खजाना इससे टकराता है तो वह क्षतिग्रस्त हो जाएगा या यहां तक कि ब्लैक ड्रैगन तलवार से सीधे नष्ट हो जाएगा। लेकिन आत्मा के हथियार के पंजे ने वास्तव में ब्लैक ड्रैगन तलवार के हमले को अवरुद्ध कर दिया। झपट्टा मारना। रुद्रसेन जल्दी से पीछे हट गया। वह आत्मा के हथियार से लड़ना जारी नहीं रखना चाहता था, क्योंकि यह बहुत अजीब था। रुद्रसेन को नहीं पता था कि वह किस तरह की चाल का इंतजार कर रहा था। लेकिन इसी समय दो आत्मा हथियार दूर से उड़ गए। उनके चारों ओर काला कोहरा छा गया। उनके चौड़े काले वस्त्र खुले हुए थे, जिससे ये दो आत्मा हथियार मरे हुए आत्माओं की तरह दिखते थे जो नरक की दुनिया से बाहर निकल गए थे। दो आत्मा हथियारों के नुकीले पंजे रुद्रसेन पर पंजे मार रहे थे। रुद्रसेन जो मूल रूप से भागना चाहता था, पर हमला किया गया। उसके पास दो आत्मा हथियारों के हमलों को रोकने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। रुद्रसेन ने ब्लैक ड्रैगन तलवार लहलाते हुए उन पर वार किया। क्लैंग क्लैंग। लगातार दो हमलों के साथ दो सोल वेपन्स को वापस करने के लिए मजबूर किया गया। वह आकाश में उड़ने वाला था, लेकिन अगले ही पल आह! रुद्रसेन ने अपना सिर पकड़ा और दर्द से चिल्लाया। वह सीधे आसमान से नीचे गिर गया। रुद्रसेन को लगा जैसे उनकी आत्मा फटने वाली है। इस तरह का दर्द मौत से भी बदतर था। आत्मा का हमला। उस पर आत्मा के हथियार से हमला किया गया था। आत्मा हथियार, आत्मा हथियार। इसे आत्मा का हथियार कहने का कारण यह था कि यह आत्मा से निकटता से संबंधित था। आत्मा हथियार आत्मा हमलों में सबसे कुशल थे और उनके बारे में सबसे भयानक बात उनके अप्रत्याशित आत्मा हमले थे। इससे पहले रुद्रसेन ने कुछ आत्मा हथियारों को सोल वेपन्स के आत्मा हमलों के कारण दसियों काश्तकारों को मारते हुए देखा था। रुद्रसेन की आत्मा शक्ति यिन यांग फिफ्थ फर्मामेंट कल्टीवेटर की तुलना की जा सकती थी। हालांकि वह अभी भी इन आत्मा हथियारों के आत्मा हमलों का सामना करने में असमर्थ था। बस इस बिंदु से कोई भी बता सकता है कि इन आत्मा हथियारों के आत्मा हमले कितने भयानक थे। स्विश स्विश। तीन आत्मा हथियार जल्दी से रुद्रसेन की ओर दौड़े। रुद्रसेन से छुटकारा पाना चाहते थे, जैसे उन्होंने दूसरों के साथ व्यवहार किया था। इस बेहद खतरनाक पल में आखिरकार रुद्रसेन का दिमाग थोड़ा साफ हो गया। यद्यपि उन पर सोल वेपन्स द्वारा हमला किया गया था, लेकिन रुद्रसेन की आत्मा शक्ति बहुत मजबूत थी। इसके अलावा रुद्रसेन ने स्वयं एक आत्मा गुप्त तकनीक विकसित की थी। इसलिए उन्हें जो चोटें लगी थीं वे उतनी गंभीर नहीं थीं जितनी उन्होंने कल्पना की थी। मौलिक अराजकता दीपक, पहाड़ों और नदियों को रोशन करो। रुद्रसेन दहाड़ने लगा। जब तीन आत्मा हथियार उसकी ओर दौड़े तो उसने अपना जीवन खजाना प्राइमल केओस प्राचीन लैंप निकाला। प्राइमल केओस प्राचीन लैंप उड़ गया और दीपक की लौ जमकर जल उठी। प्राइमल केओस लाइट की एक परत रुद्रसेन को ढक लिया, जिससे वह भीतर की रक्षा कर रहा था। जब तीन सोल वेपन्स के नुकीले पंजे रुद्रसेन के शरीर की ओर बढ़े तो उनके हमलों को प्राइमल केओस एंशिएंट लैंप ने रोक दिया। एक ही समय पर प्राइमल केओस प्राचीन लैंप की लपटें आकाश में उड़ गईं। आग की लपटों के तीन समूह उड़ गए, जिससे तुरंत तीन सोल वेपन्स के चारों ओर धुंध भड़क गई। आदिम अराजकता प्राचीन लैंप की लपट रुद्रसेन की स्वर्गीय अग्नि से प्रज्वलित की गई थी।
अब जबकि ये प्राइमल केओस एंसेस्टर क्यू की शक्ति से मिल गया था तो ये अत्यंत भयानक था। कौन आप? 3 सोल वेपन्स के चारों ओर धुंध भड़क गई और 3 सोल वेपन्स ने क्रोधित और दर्दनाक दहाड़ निकाली। सरसराहट। रुद्रसेन जल्दी से उड़ गए। उन्हें नहीं पता था कि आग की लपटें 3 सोल वेपन्स को नष्ट कर सकती हैं या नहीं, लेकिन 3 सोल वेपन्स की दहाड़ निश्चित रूप से अन्य सोल वेपन्स को आकर्षित करेगी। अगर वे अभी नहीं गए तो वे मर जाते। रुद्रसेन को लगा जैसे उनका सिर फटने वाला है। उन्हें पता था कि उन्हें जल्दी ठीक होने के लिए जगह ढूंढनी होगी। एक पर्वत श्रृंखला में उन्हें एक शुष्क गुफा मिली और उन्होंने कुछ अदृश्य संरचनाएं स्थापित कीं। फिर वे गुफा में प्रवेश किया और अपनी चोटों को ठीक करने के लिए जल्दी से इमॉर्टल ड्रैगनेस्क्यू एलिफेंट आर्ट प्रसारित किया। वह इस बार 3 सोल आर्मामेंट से बचने में बेहद भाग्यशाली था। ये सोल आर्मामेंट्स बहुत अजीब और भयानक थे। अज्ञात समय के बाद रुद्रसेन को लगा कि वह लगभग ठीक हो गए हैं। इस समय उन्होंने बाहर लड़ाई की आवाज़ें सुनी। रुद्रसेन सावधानी और सतर्कता से बाहर चला गया। दूर से वह 3 सोल आर्मामेंट्स को 6 काश्तकारों के खिलाफ लड़ते हुए देख सकता था। आह! एक दर्दनाक चीख सुनाई दी। काश्तकारों में से एक दर्द से दहाड़ने लगा। उस पर सोल वेपन से हमला किया गया होगा। सोल वेपन का सोल अटैक एक कल्टीवेटर के सोल अटैक से अलग था। जब कल्टीवेटर लड़ते थे तो वे अत्यधिक संकेंद्रित होते थे और अपने शरीर की रक्षा के लिए अपने ट्रू क्यू का उपयोग करते थे। सोल अटैक के लिए अपने प्रतिद्वंदियों को चोट पहुंचाना मुश्किल होगा। हालांकि सोल वेपन का सोल अटैक सर्वव्यापी था। यहां तक कि अगर कोई यिन यांग विशेषज्ञ था और उसके पास अपने शरीर की रक्षा करने की जादुई शक्ति थी, तब भी उन पर सोल वेपन द्वारा हमला किया जाएगा। ये सोल वेपन का भयानक हिस्सा था। आह! दयनीय चीखें फिर से सुनाई दीं। ये सोल हथियार बहुत भयानक थे। कुछ ही समय में 2 और विशेषज्ञ मारे गए। रुद्रसेन ने ग्रेट सन स्प्लिटिंग बो निकाला। ये वो खजाना था जो उसने नालन टियानजाओ को मारने से प्राप्त किया था। ये एक अनमोल आत्मा कलाकृति थी। रुद्रसेन ने 3 तीर निकाले और उन्हें 3 सोल हथियारों पर गोली मार दी। मैं हूं। 3 तीर बिजली की तरह तेज थे। उन्होंने जल्दी से 3 सोल हथियारों की ओर गोली चलाई। 3 सोल हथियारों ने बहुत जल्दी प्रतिक्रिया दी। जब उन्होंने तीर देखे तो वे जल्दी से चकमा दे गए। भागो! रुद्रसेन चिल्लाया। तीनों कृषक जो अभी भी जीवित थे तेजी से रुद्रसेन की ओर दौड़ पड़े। हालांकि आधे रास्ते में 2 कृषक चिल्लाए। उन पर सोल हथियारों द्वारा हमला किया गया था और उनकी आत्माएं घायल हो गई थीं। 3 सोल हथियार आगे बढ़े और दोनों कृषकों की छाती छेद दी। दोनों कृषकों की मौके पर ही मौत हो गई। केवल तीसरे कृषक के पास एक शक्तिशाली जादुई कलाकृति लग रही थी। जब सोल वेपन का सोल अटैक आया तो उसके शरीर पर एक सुनहरी रोशनी टिमटिमा रही थी। इस सुनहरी रोशनी ने सोल वेपन के सोल अटैक को रोक दिया। बेशक कृषक पूरी तरह से अप्रभावित नहीं था। उसका चेहरा बहुत पीला पड़ गया था। वे जल्दी से रुद्रसेन से मिले और वे दोनों उड़ गए। पलक झपकने पर ही वे असीम काले कोहरे में गायब हो गए। छिपने की जगह खोजने से पहले उन दोनों ने दर्जनों मील की दूरी तय की। बचाए गए कृषक की उम्र लगभग रुद्रसेन के समान थी, जिसकी उम्र लगभग 18 या 19 वर्ष थी। वे थोड़ा पतला था, लेकिन उसकी आंखें दृढ़ संकल्प से भरी थीं। ये स्पष्ट था कि उसके पास दृढ़ इच्छा शक्ति थी। उन्होंने कहा, मैं संदीप नागर हूं। मुझे बचाने के लिए धन्यवाद भाई। संदीप नागर ने कृतज्ञतापूर्वक मुट्ठियां बांधी। आपका स्वागत है, आपका स्वागत है। मैं रुद्रसेन हूं। रुद्रसेन ने अपनी मुट्ठी बांधी और कहा, यह अफसोस है कि बाकी सभी मर चुके हैं। संदीप नागर ने सिर हिलाया और कहा, ये 16 हथियार वास्तव में भयानक हैं। हमारे समूह में मूल रूप से 16 लोग थे, लेकिन हमें आत्मा हथियारों के 2 समूहों का सामना करना पड़ा। अब मैं अकेला जीवित हूं। थोड़ी देर बात करने के बाद रुद्रसेन को पता चला कि संदीप नागर और अन्य देवताओं और राक्षसों के प्राचीन युद्ध क्षेत्र के बाहर मिले थे। उन्होंने एक अस्थायी समूह बनाया था और समूह में विशेषज्ञों की कमी नहीं थी, लेकिन उनके लिए आत्मा हथियारों के हमलों का सामना करना मुश्किल था। रुद्रसेन ने कहा, निश्चित रूप से वो जानता था कि आत्मा हथियार कितने भयानक हैं। उन आत्मा हथियारों में लोगों की आत्माओं पर हमला करने की शक्ति है। इससे पहले मुझ पर आत्मा हथियार से हमला किया गया था और मैं लगभग मर गया था। आप एक आत्मा हथियार से हमले के बाद जीवित रहने में सक्षम रहे। भाई सेन, आप वास्तव में अद्भुत हैं। मैंने आत्मा हमलों से बचने के लिए एक रक्षात्मक खजाने पर भरोसा किया। दुर्भाग्य से मेरा खजाना नष्ट होने वाला है। संदीप नागर ने आह भरी। केवल वे लोग जो वास्तव में देवताओं और राक्षसों के प्राचीन युद्ध क्षेत्र में प्रवेश कर चुके थे, वही ये उम्मीद कर सकते थे कि ये कितना भयानक है। रुद्रसेन और संदीप नागर दोनों ही ऐसे लोग थे जो बाल बाल बचे थे। रुद्रसेन ने कहा, मुझे नहीं पता कि हमें ब्लैक फॉग वर्ल्ड छोड़ने में कितना समय लगेगा।
संदीप नागर ने कहा, मुझे लगता है कि इसमें कुछ समय लगेगा। इसके अलावा ये कहा जाता है कि ब्लैक फॉग वर्ल्ड की गहराई में कुछ ऐसे अस्तित्व हैं जो आत्मा हथियारों से भी भयानक हैं। ब्लैक फॉग वर्ल्ड की गहराई से गुजरना वाकई खतरनाक है। आत्मा हथियारों से भी भयानक। रुद्रसेन के हाव भाव थोड़े बदल गए। संदीप नागर फूट फूट कर हंसा और सिर हिलाते हुए कहा, हाँ। रुद्रसेन ने पूछा, क्या आप जानते हैं कि ब्लैक फॉग वर्ल्ड की गहराई में क्या है? मुझे भी यकीन नहीं है, संदीप नागर ने कहा। कुछ देर आराम करने के बाद रुद्रसेन और संदीप नागर ब्लैक फॉग वर्ल्ड की गहराई की ओर चलते रहे। जब वे एक पहाड़ी रिज के पास से गुजरे तो उन्हें दूर से एक भयानक आभा का एहसास हुआ। कुछ भयानक सामने आ गया होगा, जल्दी करो, छिप जाओ। रुद्रसेन आभा के प्रति बहुत संवेदनशील थे। जब उन्हें संदीप नागर के साथ छिपने की जगह मिली तो उनके हाव भाव काफी बदल गए। लंबे समय के बाद नहीं, कर्कश आवाजें सुनी जा सकती थीं। एक सोल वेपन दूर से चला गया। ये सोल वेपन दूसरों से अलग था। इस सोल वेपन का शरीर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था। वे सोल वेपन जो रुद्रसेन ने पहले देखे थे, वे सभी काले कोहरे में डूबे हुए थे। हालांकि उन सोल वेपन्स की आभा इस सोल वेपन की आभा जितनी मजबूत नहीं थी। उसके सामने आत्मा हथियार में 2 सिर थे, लेकिन बाएं सिर को किसी ने काटकर आत्मा हथियार के बाएं हाथ में पकड़ लिया था। दाहिने हिस्से का सिर भी और भी क्रूर और भयानक था। नाक से ऊपर तक इसे काट दिया गया था। कोई भी चमकदार लाल मस्तिष्क पदार्थ देख सकता था। स्वर्ग। सोल वेपन को देखने के बाद रुद्रसेन और संदीप नागर हाँफने से खुद को नहीं रोक सके। क्या तुमने कुछ सुना? दाहिनी ओर के सिर ने पूछा। नहीं, बाएं हाथ में पकड़े हुए सिर ने कहा। मैंने इसे स्पष्ट रूप से सुना है, दाहिनी ओर के सिर ने कहा। मुझे लगता है कि तुम्हारा सिर काट दिया गया है, यहां तक कि तुम्हारे कान भी काम नहीं कर रहे हैं, बाएं ओर के सिर ने कहा। बकवास, क्योंकि मेरे पास अभी भी आधा सिर है, मेरी गंध और सुनने की क्षमता और भी मजबूत है, दाहिनी ओर के सिर ने कहा। बाईं ओर के सिर ने अचानक भयावह ढंग से कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई मानव कृषक यहाँ छिपा हुआ हो? सिर की आंखें घूम गईं और चारों ओर देखा। फिर भयावह आंखों की जोड़ी ने उस स्थान की ओर देखा जहां रुद्रसेन और संदीप नागर छिपे हुए थे। रुद्रसेन और संदीप नागर के हाव भाव बदल गए। ये आत्मा हथियार बहुत शक्तिशाली था। इसकी आभा ने उन्हें घुटन का एहसास कराया। यदि उन्हें अवरुद्ध कर दिया गया तो वे बिना किसी संदेह के मर जाएंगे। उन दोनों ने एक दूसरे को देखा और पहले भागने का फैसला किया, भले ही वे ऐसा करने में सक्षम न हो। झपटा। उस समय दूरी में कुछ आकृतियां तेजी से दूसरी दिशा में भाग गईं। वे कृषक थे जो छिपे हुए थे। मानव कृषक, वे वहां पर हैं, उनके पीछे जाओ। पूरा सिर हवा में उड़ गया और चिल्लाते हुए उसका पीछा किया। मेरा इंतजार करना। सिर का दूसरा आधा हिस्सा चिल्लाया और जल्दी से भाग गया। हालांकि क्योंकि इसकी कोई आंखें नहीं थीं, ये जमीन पर गिर गया। चलिए चलते हैं, रुद्रसेन ने फुसफुसाया और तेजी से संदीप नागर के साथ भाग गए। लानत है, यहाँ 2 और छिपे हुए हैं। सिर का दूसरा आधा हिस्सा चिल्लाया। वो जल्दी से उठा और रुद्रसेन और संदीप नागर का पीछा किया। झपट्टा मारना। हालांकि इसमें एक सिर नहीं था और शरीर के बाकी हिस्सों में आंखें नहीं थी, लेकिन इसकी आध्यात्मिक भावना बेहद शक्तिशाली थी। ये रुद्रसेन और संदीप नागर पर बंद हो गया और सीधे उड़ गया, उनका पीछा करते हुए। ये उड़ सकता है, ये कम से कम एक यिन यांग आत्मा हथियार है। रुद्रसेन और संदीप नागर को लगा कि उनकी खोपड़ी सुन्न हो गई। वे बड़ी मुसीबत में थे। एक यिन यांग आत्मा हथियार, यहां तक कि एक यिन यांग कल्टीवेटर भी आता है तो 70% से 80% संभावना थी कि वे मर जाएंगे। रुद्रसेन और संदीप नागर का तो जिक्र ही नहीं। वे दोनों जल्दी से भाग गए। आत्मा का हथियार जल्दी से उनका पीछा करता है और चिल्लाया, मैंने पहले ही आपकी आभा को महसूस कर लिया है। पंख होने पर भी आप बच नहीं पाएंगे। जल्दी करो और रुको, मुझे अपना दिमाग खाने दो। अपनी बहन को खाओ। रुद्रसेन ने अपनी मध्यमा उंगली उठाई। बव्वा, आप बच नहीं सकते, आप बच नहीं सकते। आधे सिर वाला आत्मा हथियार तेजी से उनका पीछा कर रहा था। इसके और रुद्रसेन और संदीप नागर के बीच की दूरी धीरे धीरे कम होती जा रही थी। रुद्रसेन और संदीप नागर के हाव भाव बेहद बदसूरत हो गए। यदि ये जारी रहा तो आत्मा के हथियार को पकड़ने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। गड़गड़ाहट। उसी समय जमीन हिंसक रूप से हिल गई। धरती हिल गई और पहाड़ हिल गए। ऐसा लग रहा था मानो भूकंप आ गया हो। क्या चल रहा है? रुद्रसेन और संदीप नागर हैरान थे। क्या ये हो सकता है? आत्मा हथियार जो पागलों की तरह उनका पीछा कर रहा था हतप्रभ रह गया। बूम। ब्लैक फॉग वर्ल्ड की गहराई से एक भयानक भूत कीऊ दुनिया भर में गुजर गया। एक उदास और भयानक आभा हवा में भर गई। भूत कीऊ की अनंत मात्रा आगे बढ़ी। अगर कोई ध्यान से देखेगा तो भूत कीऊ के बीच हवा में झंडे लहराते हुए दिखाई देंगे। एक जानलेवा आभा हवा में भर गई। ऐसा लग रहा था जैसे हजारों सैनिक और घोड़े थे। जमीन जोर से हिल गई। ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया ढहने वाली थी। एक सघन सेना ब्लैक फॉग वर्ल्ड की गहराई से तेजी से बाहर निकली। स्वर्ग, वो क्या है? ब्लैक फॉग वर्ल्ड से सेना को भागते देख रुद्रसेन और संदीप नागर के चेहरे शौक से भर गए। आह, यिन सैनिक रास्ता रोक रहे हैं, भागो।
आधे सिर वाला आत्मा हथियार डर से चिल्लाया और भाग गया जैसे कि वो पागल हो गया हो। जब यिन सैनिक वहां से गुजरते हैं तो सभी जीवित प्राणी उनसे बचते हैं। क्लासिक ऑफ माउंटेन्स एंड सीज मिथोलॉजिकल रिकॉर्ड्स ने इस तरह का एक मार्ग रिकॉर्ड किया। यिन सैनिक, वे नीदरलैंड वर्ल्ड के महान सैनिक थे। वे मानव दुनिया से संबंधित नहीं थे। जब घोस्ट गेट खुलता था तो यिन सैनिक नीदरलैंड वर्ल्ड से बाहर निकलते थे और यांग बियर में आते थे। हालांकि यिन सैनिक दुनिया की मृत्यु का प्रतिनिधित्व करते थे, इसलिए जब यिन सैनिक प्रकट होते थे तो सभी जीवित प्राणियों को उनसे बचना पड़ता था, अन्यथा उन्हें यिन सैनिकों द्वारा काट लिया जाता था। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि यिन यांग दायरे का आत्मा हथियार इतना डर गया कि उसकी आत्मा उसके शरीर से निकल गई। आत्मा के हथियार एक विशेष प्रकार के जीवन थे। उनकी अपनी आत्माएं थीं, जीवित प्राणियों और मरे हुए सोल्स के बीच में। यदि उन्हें यिन सैनिकों जैसी स्थिति का सामना करना पड़ा तो उनके जीवन को भी काट लिया जाता था। रुद्रसेन और संदीप नागर ने अब और रुकने की हिम्मत नहीं की। वे मुड़े और दूर भाग गए। हालांकि बहुत सारे यिन सैनिक थे। असीम भूत क्यू ने आसमान को मिटा दिया और उसे सील कर दिया। जमीन पर घनी भीड़ भरी सेना थी। ये पता नहीं था कि वे कितने थे, लेकिन उनसे बचना लगभग असंभव था। हे ये शापित चवा, यहां तक कि यहां से गुजरने वाले यिन सैनिकों से भी सामना किया जा सकता है। मुझे वास्तव में रोना आता है, लेकिन मेरे पास आंसू नहीं है, संदीप नागर ने धीमी आवाज में शाप दिया। अपनी ऊर्जा बचाएं और भागें, रुद्रसेन ने कहा। यिन सैनिकों की सेना की उपस्थिति ने इस क्षेत्र में आत्मा हथियारों को उनकी बुद्धि से डरा दिया। वे इस क्षेत्र से बहुत दूर भाग गए। रुद्रसेन और संदीप नागर का यिन सैनिकों द्वारा पीछा किया गया। उन्होंने कितनी भी कोशिश की लेकिन वे इन यिन सैनिकों को हिला नहीं सकते। ऐसा लग रहा था कि ये यिन सैनिक जानबूझकर उनका पीछा कर रहे हैं। मैं अब और नहीं रह सकता। संदीप नागर का चेहरा पीला पड़ गया था। रुद्रसेन भी लगभग अपनी सीमा पर थे। वे दोनों अतुलनीय रूप से उदास थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये यिन सैनिक उनका पीछा क्यों कर रहे थे और उन्हें जाने क्यों नहीं दे रहे थे। ये वास्तव में एक निराशाजनक मामला था। वे दोनों पहले ही अपनी सीमा तक पहुंच चुके थे और यिन सैनिकों द्वारा पकड़े जाने वाले थे। हालांकि रुद्रसेन ने अचानक भौएं चढ़ाईं और कहा, मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ है। क्या गलत है? संदीप नागर ने पूछा। यिन सैनिकों की ये सेना, क्या हम दोनों का पीछा करने की जरूरत है? यहां तक कि अगर वे हमें मारना चाहते हैं तो उन्हें यिन यांग क्षेत्र के विशेषज्ञों को मार देना चाहिए। इसके अलावा पहाड़ों और समुद्रों के क्लासिक के अनुसार यिन सैनिक एक रहस्यमय जगह तक पहुंचने के लिए जीवित लोगों की दुनिया से गुजर रहे हैं। वे जीवितों की दुनिया में नहीं रहेंगे, वे बस थोड़े समय के लिए गुजर रहे हैं। वे हमारा पीछा क्यों करेंगे? रुद्रसेन ने कहा। संदीप नागर को भी लगा कि ये समझ में आता है। वे दोनों अपनी हद तक पहुंचने वाले थे। अगर ये यिन सैनिक असली होते तो वे बच नहीं पाते, इसलिए वे बस रुक गए। हालांकि ये यिन सैनिक हवा में ही बिखर गए। गुम? संदीप नागर चौंक गया। रुद्रसेन ने कहा, यह एक ब्रांड है। संदीप नागर ने कहा, क्या आप कह रहे हैं कि वास्तव में अतीत में यहां एक अलौकिक सैनिक था और उस समय का दृश्य यहां अंकित था और हमने पहले जो देखा वो अलौकिक सैनिक की छाप थी? रुद्रसेन ने सिर हिलाया और कहा, यही होना चाहिए। सौभाग्य से हमने इसे समय पर खोज लिया, अन्यथा हम थकावट से मर गए होते। संदीप नागर ने निराश होकर अपनी आंखें घुमाई और कहा, यह बहुत वास्तविक है। कुछ भी गलत नोटिस करना मुश्किल है। अगर हम दौड़ते रहेंगे तो हमारे दिलों में डर और अपनी ताकत की थकावट से हमारा यहां मरना संभव हो जाएगा। रुद्रसेन और संदीप नागर ने राहत महसूस की। उन्होंने अपने थके हुए शरीर को घसीटा और चले गए। उन्हें आराम करने के लिए जगह खोजने की जरूरत थी। सनसनाहट। हालांकि उस समय उन दोनों की ओर तीरों की एक श्रृंखला चलाई गई। जादुई तीर, ध्यान से! रुद्रसेन घबराकर चिल्लाया। उसने अपनी ब्लैक ड्रैगन तलवार चलाई और कुछ तीर काट दिए। संदीप नागर ने एक सुनहरे खंजर का इस्तेमाल करके कुछ और तीर काट दिए। हुश, हुश! रुद्रसेन और संदीप नागर के चारों ओर 6 आकृतियां उड़ गईं। हा हा हा, बव्वा, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। देखते हैं कि इस बार आप कैसे बचते हैं। एक ठंडी हंसी सुनाई दी। विवान ने अपना भाला चलाया। उसकी अभिव्यक्ति ठंडी थी। रुद्रसेन को उम्मीद नहीं थी कि यह विवान होगा। उसे याद आया कि विवान की तरफ एक यिन यांग दायरे का कल्टीवेटर था। वो विवान का बड़ा होना चाहिए। रुद्रसेन ने चारों ओर देखा और यिन यांग दायरे के कल्टीवेटर को नहीं देखा। उसने राहत की सांस ली। तो ये तुम हो? तुम इतनी जल्दी मरने आए हो? रुद्रसेन ने उपहास किया। विवान ने उपहास किया। बव्वा, तुम अब भी इतनी बेशर्मी से घमंड करने की हिम्मत करते हो? क्या आपको लगता है कि मैं आपकी स्थिति को महसूस नहीं कर सकता? मैं अभी बेहद कमजोर हूं, इसलिए मैं आज तुम्हें जरूर मार डालूंगा। इस अवस्था में यह आपको मारने के लिए पर्याप्त है। रुद्रसेन ने उपहास किया। सिकोंग, इसे जल्दी खत्म करो। अपनी पूरी ताकत से इस आदमी को मार डालो।
ठीक है। संदीप नागर ने सिर हिलाया। हालांकि वे रुद्रसेन को केवल थोड़े समय के लिए जानते थे, लेकिन वे एक साथ कई जीवन और मृत्यु स्थितियों से गुजरे थे। उनके रिश्ते को बहुत करीबी कहा जा सकता है, और उन्होंने एक साथ बहुत अच्छा काम किया। सनसनाहट। रुद्रसेन और संदीप नागर ने एक ही समय में हमला किया। विवान की ओर उड़ गए। उन दोनों को मार डालो। विवान उदासीन लग रहा था जब उसने ठंडे आदेश दिया। हाँ मास्टर। विवान के पीछे 6 लोगों ने जवाब दिया। वे सभी रुद्रसेन और संदीप नागर की ओर दौड़ पड़े। ये 6 लोग सभी मार्शल जनरल क्षेत्र के विशेषज्ञ थे। भक्षण करने वाली आत्मा का अंतिम रूप, सील करो। रुद्रसेन को उनकी और संदीप नागर की स्थिति पता थी। उनकी स्थितियां आदर्श नहीं थीं। वे बेहद कमजोर थे, इसलिए उन्हें इसे जल्दी खत्म करना पड़ा। रुद्रसेन ने तुरंत अपने सबसे मजबूत आक्रमण का प्रयोग किया। उनकी 3 भक्षण आत्माएं एक साथ जुड़ गईं और एक शक्तिशाली मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण किया। 6 महान विशेषज्ञ सभी भीतर कैद हो गए। मर जाओ, रुद्रसेन जोर से चिल्लाया। उसने मोर्चा संभाला और 6 मजबूत कल्टिवेटरों की ओर दौड़ पड़ा। संदीप नागर हैरान रह गया। उन्होंने नहीं सोचा था कि रुद्रसेन की आत्मा इतनी शक्तिशाली होगी। हालांकि उन्होंने तुरंत प्रतिक्रिया दी और रुद्रसेन के साथ 6 लोगों की ओर दौड़ पड़े। लानत है, हमारे शवों को सील कर दिया गया है। 6 मार्शल जनरलों के भाव बदल गए। पू पू। रुद्रसेन और संदीप नागर तेजी से आगे बढ़े। उन्होंने अपनी तलवारें वहराईं और 4 लोगों को मार डाला। केवल 2 लोग ही भागने में सफल रहे। भले ही वे मारे नहीं गए हों, लेकिन रुद्रसेन और संदीप नागर ने उन्हें बुरी तरह घायल कर दिया। रुद्रसेन और संदीप नागर ने 2 लोगों का पीछा नहीं किया। इसके बजाय वे विवान की ओर हमला कर दिया। उन दोनों के एक साथ काम करने से विवान तुरंत दबा दिया गया। बैंग। रुद्रसेन की मुट्ठी विवान के सीने पर गिरी, जिससे वो उड़ गया। वाह! विवान ने एक मुंह का खून उगला। हालांकि विवान शक्तिशाली था, लेकिन उसके लिए एक साथ 2 लोगों से लड़ना मुश्किल था। ऐसा इसलिए था क्योंकि रुद्रसेन और संदीप नागर एक समान रूप से शक्तिशाली थे। इस अवसर का लाभ उठाकर उसे मार डालो। रुद्रसेन की आंखें हत्या के इरादे से भर गईं। उन्होंने अपनी तलवार विवान की ओर काट दी। संदीप नागर और रुद्रसेन ने अच्छा सहयोग किया और अपने खंजर को विवान के पेट की ओर घुमा दिया। विवान के हाव भाव काफी बदल गए। उसी समय एक ठंडी खर्राटे सुनाई दी। दूर से एक बूढ़ा आदमी चला आया। उसकी गति स्पष्ट रूप से बहुत धीमी थी। हालांकि उन्होंने एक ही कदम में कुछ 100 मीटर की दूरी तय की। ये बूढ़ा आदमी पुराना नौकर था, जिसे स्लेव कुन के नाम से जाना जाता था। बूढ़े नौकर ने अपनी आस्तीन ऊपर कर ली और एक झटके में एक भयानक ताकत उभरी और रुद्रसेन और सी कॉन्ग झाइयू के शरीर पर बमबारी की। उन्हें आभास था कि उनकी हड्डियां टूटने वाली हैं। वे दर्जनों मीटर दूर उड़ गए और ऐसा लग रहा था जैसे वे डहने वाले थे। वे बेहद दुखी लग रहे थे। एक मार्शल किंग। उनके चेहरे आश्चर्य से भर गए थे। एक मार्शल किंग दिखाई दिया था। रुद्रसेन और संदीप नागर ने पहले ही काफी ऊर्जा खर्च कर दी थी। एक मार्शल किंग का सामना करना लगभग निश्चित मृत्यु थी। युवा मास्टर, क्या आप ठीक हैं? बूढ़े नौकर ने चिंता से विवान से पूछा। विवान की अभिव्यक्ति बेहद बदसूरत थी। वो एक बेहद घमंडी व्यक्ति था, इसलिए उसके लिए यह स्वीकार करना कठिन था कि वो घायल हो गया था। मैं ठीक हूं, विवान ने रुद्रसेन पर अपना भाला तानते हुए कहा। बउआ, बाहर आओ और मुझसे लड़ो। मैं तुम्हें यहां मार डालूंगा ताकि मैं अपना अपमान धो सकूंगा। चलो लड़ते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे डरता हूं? रुद्रसेन ने उपहास किया। विवान का सुझाव बिल्कुल वैसा ही था जैसा वो चाहता था। विवान घायल हो गया था और अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। हालांकि उसने बहुत अधिक ऊर्जा का उपयोग किया था और अपनी पूरी ताकत का उपयोग नहीं कर सकता था। फिर भी विवान घायल था। हालांकि उनकी स्थिति विवान की तुलना में काफी बेहतर थी। अगर वो विवान को जिंदा पकड़ लेता तो उसे बूढ़े आदमी के न देने की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। युवा मास्टर, आप घायल हैं और आपको नहीं लड़ना चाहिए, बूढ़े नौकर ने कहा। मुझे मत रोको, मुझे इस बौवे को मार डालना चाहिए, विवान ने ठंडे स्वर में कहा। बेशक मैं आपको रोकने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन महान बुजुर्ग ने मुझे आपकी रक्षा करने का आदेश दिया है, इसलिए मैं सुस्त होने की हिम्मत नहीं करता। हालांकि पुराने नौकर ने कहा कि वो विवान को रोकने की हिम्मत नहीं करता है, लेकिन यह स्पष्ट था कि वो रुद्रसेन और विवान के बीच में खड़ा था। वो विवान और रुद्रसेन को लड़ने नहीं देते थे। पुराना नौकर भी एक अनुभवी व्यक्ति था, इसलिए वो स्वाभाविक रूप से जानता था कि रुद्रसेन क्या सोच रहे थे। वो चाहता था कि विवान लड़े, लेकिन वो विवान को ये जोखिम नहीं लेने देगा। विवान ने उदास भाव से कहा, मैं इस बौवे से घायल हो गया था, अगर मैं उसे खुद नहीं मारूंगा तो मैं अपना गुस्सा नहीं निकाल पाऊंगा। विवान का युद्ध इरादा बहुत मजबूत था। बूढ़े नौकर ने कहा, युवा मास्टर आप गलत हैं।
अभी आप इन 2 लोगों से घायल हो गए हैं। यदि वे आपसे अकेले लड़ते हैं तो वे स्वाभाविक रूप से आपसे बहुत कमतर होंगे, लेकिन यदि वे मिलकर काम करते हैं तो आपके लिए उनके द्वारा घायल होना अजीब नहीं है। हालांकि उन्हें अनुचित लाभ मिला था, इसलिए आपको बोझ महसूस करने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा है तो मैं नहीं लड़ूंगा, विवान ने कहा। FCK, ये बूढ़ा रुद्रसेन उदास महसूस किए बिना नहीं रह पाए। उसे उम्मीद नहीं थी कि विवान मान जाएगा। युवा मास्टर, कृपया देखें, ये बूढ़ा नौकर आपके लिए इन 2 बहुओं की देखभाल करेगा। बूढ़ा नौकर मुड़ा और रुद्रसेन और संदीप नागर की ओर चला। ऐसे भयानक अस्तित्व का सामना करते हुए रुद्रसेन और संदीप नागर के हाव भाव बेहद गंभीर थे। रुद्रसेन के पास स्वर्ग निगलने वाला जार था, जो एक सर्वोच्च खजाना था जो निम्न स्तरीय मार्शल राजाओं से निपट सकता था। आमतौर पर इसका अर्थ मार्शल किंग क्षेत्र की पहली, दूसरी और तीसरी स्वर्गीय परतों से था। मुख्य कारण यह था कि रुद्रसेन की साधना पर्याप्त नहीं थी, इसलिए भले ही स्वर्ग निगलने वाला जार भयानक हो, वो वास्तव में अपनी शक्ति को उजागर नहीं कर सकता था। हालांकि रुद्रसेन को यह महसूस नहीं हुआ कि उनके सामने पुराना नौकर मार्शल किंग क्षेत्र का नवसिखिया था। वो कम से कम मार्शल किंग राज्य के 4थे स्वर्ग में था। यहां तक कि स्वर्ग निगलने वाला जार भी इस तरह के अस्तित्व के लिए बहुत कुछ नहीं कर सकता था। बूढ़ा नौकर कदम दर कदम रुद्रसेन और संदीप नागर की ओर बढ़ा। उन्होंने कहा, आप दोनों में काफी क्षमता है। आप बहुत छोटे हैं, फिर भी आप पहले ही साधना के इतने उच्च स्तर पर पहुंच गए हैं, ये आसान नहीं है। लेकिन आज मैं आपको मारने जा रहा हूं। इतनी बड़ी क्षमता वाले 2 सितारों को मारना वास्तव में खुशी की बात है। क्या ये बूढ़ा एक विकृत है? रुद्रसेन मदद नहीं कर सके, लेकिन अपनी आंखें घुमा लीं। उन्हें कोई आश्चर्य नहीं हुआ कि वो एक नौकर था। वे जितने बड़े होते गए उतने ही घिनौने होते गए। बूढ़े, बोलना जल्दबाजी है, संदीप नागर ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। छोटे लड़के, तुम इस तरह मेरा अपमान करने की हिम्मत करते हो? तुम मौत को डेट कर रहे हो। बूढ़े आदमी की अभिव्यक्ति अचानक उदास हो गई। उसकी आंखें हत्या के इरादे से चमक रही थीं। वो तुरंत रुद्रसेन और संदीप नागर की ओर बढ़ा। तुम पहले से ही इतने बूढ़े हो, फिर भी तुम हम 2 किशोरों के खिलाफ एक कदम उठाने की हिम्मत करते हो? बेशर्म औलत की बात, तुम्हें तो डांटना भी हल्का है। तुम कछुए का खोल क्यों नहीं पहनते? तुम 1000 साल पुराने कछुए हो। रुद्रसेन का मुंह फट गया। तेज दर्रार बउए, तुम अब केवल दिखावा कर सकते हो। बाद में ये बूढ़ा आदमी तुम्हारी दोनों जीभें काट डालेगा। देखते हैं कि क्या तुम अभी भी इस बूढ़े आदमी के सामने अशिष्टता से बोलने की हिम्मत करते हो। बूढ़े नौकर ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। उन्होंने अपना दाहिना हाथ उठाया और रुद्रसेन और संदीप नागर की ओर एक मुक्का फेंका। ब्ज़! हवा में एक विशाल हाथ संघनित हो गया। ये ट्रू क्यू से संघनित किया गया था। ट्रू क्यू को रिलीज किया गया और एक विशाल हाथ में संघनित किया गया। रुद्रसेन और संदीप नागर चौंक गए। ट्रू क्यू को रिलीज किया गया और विभिन्न हमलों में संघनित किया गया। ये एक तकनीक होनी चाहिए जिसका उपयोग केवल 5वें स्काई मार्शल किंग ही कर सकता है। चूंकि पुराना नौकर इसका उपयोग करने में सक्षम था, इसलिए वो स्पष्ट रूप से 5वां स्काई मार्शल किंग था। वो बहुत भयानक था। वो रुद्रसेन की अपेक्षा से कहीं अधिक मजबूत था। मार डालो! रुद्रसेन और संदीप नागर चिल्लाए। रुद्रसेन ने झिलझिलाती सूर्य तलवार तकनीक का इस्तेमाल किया। घड़घड़ाना! दिव्य सूर्य प्रकट हुआ। इसने पुराने नौकर को दबा दिया। संदीप नागर ने स्टार स्लैशिंग ब्लेड तकनीक का इस्तेमाल किया। ये एक अत्यंत शक्तिशाली ब्लेड तकनीक थी। ऐसा कहा जाता था कि एक स्लैश सितारों को नष्ट कर सकता है। बेशक केवल एक सर्वशक्तिमान विशेषज्ञ ही ऐसा कर सकता है। हालांकि संदीप नागर स्टार स्लैशिंग ब्लेड तकनीक की शक्ति का प्रदर्शन करने में सक्षम था। असीम कृपाण प्रकाश संघनित हो गया, घनी रूप से पैक किया गया, जैसे कि उनमें से लाखों थे, और वे सभी बूढ़े नौकर की ओर फिसल गए। बूढ़े नौकर ने तिरस्कार पूर्वक कहा, तकनीक कितनी भी उत्तम क्यों न हो, यदि आपकी साधना पर्याप्त नहीं है तो ये एक मैंटिस की तरह है जो रथ को रोकने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, हथेली नीचे पटक दी। बैंग! एक सुस्त टक्कर की आवाज के साथ दोनों हथियार टकरा गए। रुद्रसेन और संदीप नागर का हमला एक पल में टूट गया। हालांकि विशाल हाथ की शक्ति कमजोर हो गई थी, फिर भी वो बहुत मजबूत थी। रुद्रसेन और संदीप नागर को उड़ान भरने के लिए भेजा गया। वाह वाह! यहां तक कि रुद्रसेन का मजबूत शरीर भी इसका सामना नहीं कर सका और उन्होंने एक कौर खून उगल दिया। संदीप नागर की हालत और भी बुरी थी। उन्होंने 3 कौर खून उगल दिया। उनके शरीर पर लबादे ने महत्वपूर्ण क्षण में उनकी जान बचाई। लड़के, इसे खत्म करने का समय आ गया है। पुराना नौकर रुद्रसेन और संदीप नागर की ओर कातिलाना दृष्टि से दौड़ा। वो रुद्रसेन और संदीप नागर से छुटकारा पाना चाहता था। इस महत्वपूर्ण क्षण में रुद्रसेन ने भक्षण करने वाला स्वर्ग जार निकाला। हम
भक्षण करने वाले स्वर्ग जार को एक्टिवेट किया गया और पुराने नौकर को कैद करने के लिए एक शक्तिशाली बल छोड़ा गया। कितना शक्तिशाली खजाना है! बूढ़ा नौकर चौंक गया, लेकिन उसने अपनी चलने की क्षमता नहीं खोई। भक्षण करने वाला स्वर्ग जार इस भयानक स्थिति को कैद नहीं कर सका। बूढ़ा नौकर आगे बढ़ा। उसकी अभिव्यक्ति उदासीन थी। उसका चेहरा जानलेवा इरादे से भरा था। हालांकि उसकी गति धीमी हो गई थी, फिर भी वो स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ सकता था। व्हाइट टाइगर तावीज। संदीप नागर ने दांत पीसे और एक जेट तावीज निकाला। दहाड़। अगले ही पल एक दहाड़ ने आकाश को हिला दिया। जेट तावीज चमक उठा और एक सफेद बाघ बाहर निकला, बूढ़े नौकर की ओर झपटते हुए। रुद्रसेन चौंक गए। ये एक उन्नत रहस्यमय व्यक्ति स्तर का तावीज था। ये बेहद कीमती था। लानत है! सफेद बाघ को अपनी ओर झपटते देखकर बूढ़े नौकर का चेहरा काला पड़ गया। उसने सफेद बाघ को मुक्का मारा। इसके अलावा रुद्रसेन और संदीप नागर तेजी से दूर उड़ गए और काले कोहरे में गायब हो गए। बैंग, बैंग, बैंग। बूढ़ा नौकर सफेद बाघ से 100 से अधिक बार भिड़ गया, लेकिन वो अभी भी उसे मारने में असमर्थ था। जैसा कि एक उच्च श्रेणी के रहस्यवादी रैंक वाले ताबीद से अपेक्षा की जाती थी, इससे संघनित सफेद बाघ वास्तव में शक्तिशाली था। विवान के हाव भाव बेहद उदास थे। वो इसका पीछा कर सकता था, लेकिन उसकी चोटों और इस तथ्य को देखते हुए कि उसके पास पर्याप्त लोग नहीं थे, उसने ऐसा नहीं किया। युद्ध राजा मुट्ठी। बूढ़े नौकर ने ठंड से चिल्लाया और लगातार 9 बार मुक्का मारा। प्रत्येक पंच पिछले से अधिक मजबूत था। 9 घूंसे सफेद बाघ के शरीर पर लगे। एक जोरदार धमाका हुआ। सफेद बाघ का शरीर सीधे फट गया। यंग मास्टर, ये सब इस पुराने नौकर की गलती है कि उन्होंने उन 2 लड़कों को भागने दिया। बूढ़े नौकर ने जल्दी से माफी मांगी। हालांकि विवान बहुत गुस्से में था, लेकिन उसने बूढ़े नौकर पर गुस्सा करने की हिम्मत नहीं की। ये पुराना नौकर, यद्यपि वो कोहली कबीले का एक पुराना सेवक था, लेकिन अपनी उत्कृष्ट ताकत के कारण कबीले में उसका एक निश्चित दर्जा भी था। उन्होंने कहा, ये सब उनके भयावह और चालाक स्वभाव के कारण है। इस तथ्य के साथ कि उनके पास इतने सारे खजाने हैं, वे भागने में कामयाब रहे। आपको खुद को दोष देने की जरूरत नहीं है। यंग मास्टर, चिंता मत करो, वे बच नहीं पाएंगे। वे निश्चित रूप से मर जाएंगे। इस पुराने नौकर ने पहले ही उनकी आभा याद कर ली है और उन्हें ट्रैक कर सकता है। अगली बार जब हम मिलेंगे तो ये बूढ़ा नौकर उन्हें जरूर मार डालेगा। मेरे हाथों मरने से पहले उन्हें हमला करने का मौका भी नहीं मिलेगा। बूढ़े नौकर ने भयावह ढंग से कहा। उन्हें अपनी क्षमताओं पर बहुत भरोसा था। झपटना, झपटना। रुद्रसेन और संदीप नगर जल्दी से ब्लैक फॉग वर्ल्ड में चमक उठे। वे 2 घंटे से अधिक समय तक बेतहाशा दौड़ते रहे। इसके बाद वे थोड़ी देर आराम करने के लिए जगह खोजने से पहले आगे बढ़ते रहे। उन दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और अचानक हंस पड़े। बिना मरे मार्शल किंग से लड़ने के लिए ये वास्तव में ताज़ा करने वाला है। रुद्रसेन ने मुस्कुराते हुए कहा, ये सही है। इस लड़ाई ने मुझे ये भी बताया कि एक मार्शल किंग कितना भयानक होता है। संदीप नगर ने सिर हिलाया। न केवल वे दोनों डरे हुए थे, बल्कि वे बहुत उत्साहित भी थे। उन्हें वास्तव में पागल कहा जा सकता है। शायद यही साधना का सही अर्थ था। अगर कोई पागल नहीं हुआ तो वास्तव में बढ़ना मुश्किल होगा। जहां तक रुद्रसेन और संदीप नगर का सवाल है, वे जितने पागल थे उतनी ही तेजी से उनमें सुधार हुआ। उन दोनों के खुद को समायोजित करने के बाद वे अपने रास्ते पर चलते रहे। इस दिन जब वे एक जंगल से गुजर रहे थे तो उन्होंने एक तेज, कान छीरने वाली चीख सुनी। इसके बाद रुद्रसेन और संदीप नगर पर हमला किया गया। ये दर्जनों या उससे भी अधिक बेहद भयानक जीव थे। वे केवल एक मुट्ठी के आकार के थे और उनका पूरा शरीर काला दिखाई देता था। ऐसा लगता था कि उनके शरीर काली चट्टानों से बने हुए हैं। इस तरह की चीज एक भयानक कीट की तरह लगती थी, क्योंकि इसमें नुकीले बिच्छू जैसे पंजे थे। काला राक्षस पीठ। तो ये इस तरह की बात है। संदीप नगर ने हड़कंप मचा दिया। ये पहली बार था जब रुद्रसेन ने ब्लैक डेमन बीस्ट नामक प्राणी को देखा था। क्लासिक ऑफ माउंटेन्स एंड सीज में इसका कोई रिकॉर्ड नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि पहाड़ों और समुद्रों के क्लासिक में आमतौर पर प्रसिद्ध अजीब जानवर और दिव्य जानवर दर्ज किए जाते थे। हालांकि दुनिया इतनी बड़ी थी और क्रूर जानवरों की बहुत सारी किस्में थीं, स्वाभाविक रूप से उन्हें एक-एक करके रिकॉर्ड करना असंभव था। ये क्या है? रुद्रसेन ने पूछा। ब्लैक डेमन बीस्ट्स डार्क एट्रीब्यूट के भयानक जीव हैं।
उनके पंजे और नुकीले आसानी से एक किसान के शरीर में छेद कर सकते हैं और वे मानव मस्तिष्क खाना पसंद करते हैं। संदीप नागर ने गंभीर भाव से कहा, चलो जल्दी चलते हैं। ये चीजें अजय हैं और यहां तक कि जादू के खजाने भी उनकी सुरक्षा को नहीं तोड़ सकते। रुद्रसेन ने सिर हिलाया और जल्दी से संदीप नागर के साथ उड़ गए। हालांकि वे ब्लैक डेमन बीस्ट से उलझ गए थे। इन ब्लैक डेमन बीस्ट्स ने रुद्रसेन और संदीप नागर पर ताला लगा दिया और फिर उनका पीछा किया। वे बहुत तेज थे और उन्हें हिलाने का कोई तरीका नहीं था। चीख! ब्लैक डेमन बीस्ट्स में से एक ने एक तेज कान छेदने वाली रो निकाली। फिर वह रुद्रसेन की ओर झपटा, अपने नुकीले दांतों को छोड़ते हुए, और रुद्रसेन की ओर काटा। स्लैश! रुद्रसेन ने ब्लैक ड्रैगन तलवार ब्लैक डेमन बीस्ट के शरीर पर काट दी। झंझनाहट! एक तेज आवाज सुनाई दी। हालांकि ब्लैक डेमन बीस्ट को हमले से उड़ते हुए भेजा गया था, ब्लैक ड्रैगन स्वॉर्ड इसकी सुरक्षा को तोड़ने में असमर्थ था। ब्लैक डेमन बीस्ट जल्दी से फिर से उछल पड़ा। कितना सख्त शरीर है! रुद्रसेन के हाव भाव थोड़े बदल गए। कोई आश्चर्य नहीं जब उसने ब्लैक डेमन बीस्ट्स को देखा तो संदीप नागर की अभिव्यक्ति इतनी बदसूरत हो गई। अब रुद्रसेन को आखिरकार समझ में आ गया कि ये ब्लैक डेमन बीस्ट्स कितने भयानक थे। ब्लैक डेमन बीस्ट्स ने तेज कान छेदने वाली रो निकाली, जिसने रुद्रसेन और संदीप नागर को घेर लिया। बैंग! रुद्रसेन ने अपनी काली कछुआ ढाल निकाली और वह हवा में तैरने लगी। काली कछुआ ढाल ने एक रक्षात्मक अवरोध छोड़ा, जिससे रुद्रसेन और संदीप नागर अंदर की रक्षा की। 10 से अधिक ब्लैक डेमन बीस्ट्स रक्षात्मक बाधा के ऊपर लेटे हुए थे, लगातार उस पर कुतर रहे थे। रुद्रसेन के हावभाव बदल गए जब उन्होंने देखा कि रक्षात्मक बाधा की ताकत तेजी से कमजोर हो रही है। ये ब्लैक डेमन बीस्ट्स रक्षात्मक बाधा को भी खा सकते हैं। रुद्रसेन के हावभाव गंभीर हो गए। ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसे ये लोग खा नहीं सकते। ऐसा कहा जाता है कि वे यिन यांग कल्टीवेटर की ताकत भी खा सकते हैं। ये परेशानी भरा होने वाला है। अगर हम जल्दी उनसे नहीं टूटते हैं तो हम खतरे में पड़ जाएंगे। इन लोगों से निपटना मार्शल किंग्स से भी ज्यादा मुश्किल है, संदीप नागर ने गंभीरता से कहा। यह बिल्कुल वैसा ही था जैसा संदीप नागर ने कहा था। यदि वे मार्शल किंग्स को नहीं हरा सकते हैं तो रुद्रसेन और संदीप नागर के पास बचने का रास्ता होगा। हालांकि वे ब्लैक डेमन बीस्ट से बच नहीं सकते थे। कच्चा कच्चा! ब्लैक डेमन बीस्ट्स लगातार रक्षात्मक बाधा को खा रहे थे। काली कछुआ ढाल की रक्षात्मक बाधा धीरे धीरे ब्लैक डेमन बीस्ट्स द्वारा निगल ली जा रही थी। एक बार जब रक्षात्मक बाधा पूरी तरह से खत्म हो गई तो रुद्रसेन और संदीप नगर को व्यक्तिगत रूप से ब्लैक डेमन बीस्ट्स के हमलों का सामना करना होगा। ये बेहद खतरनाक होगा। दोनों की भौहें तन गईं। रुद्रसेन ने पूछा, सिकोंग, क्या इन काले दानव जानवरों में कोई कमजोरी है? उन्होंने कहा, अगर हम कमजोरियों के बारे में बात करते हैं तो ये उन्हें आग लगने का डर होगा, क्योंकि ब्लैक डीमन बीस्ट्स अपनी खेती बढ़ाने के लिए चंद्रमा और सितारों की शक्ति को अवशोषित करते हैं। वे स्वाभाविक रूप से सूरज की रोशनी और चिलचिलाती लपटों को अस्वीकार करते हैं। हालांकि हम यहाँ ब्लैक डीमन बीस्ट्स द्वारा फंस गए हैं, इसलिए हमें उनसे निपटने के लिए कोई लपटें नहीं मिल रही हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि साधारण लपटों का ब्लैक डीमन बीस्ट्स पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। संदीप नगर ने आह भरी। वे आग से डरते हैं? रुद्रसेन के मुंह के कोने एक फीकी मुस्कान में बदल गए। हुश! अगले ही पल उसने अपनी उंगली फड़का दी। एक लौ बाहर निकल गई। ये एक हंसमुख लौ स्प्राइट की तरह था, जो रुद्रसेन की उंगलियों पर नाचता और टिमटिमाता था। ये क्या है? रुद्रसेन की उंगलियों पर नाचती लौ देखकर संदीप नगर की पुतलियां सिकुड़ गई। हालांकि वो नहीं जानता था कि ये किस तरह की लौ थी, लेकिन संदीप नगर को सहज रूप से लगा कि ये एक भयानक लौ है। ये वो लौ है जिसे मैंने तब परिष्कृत किया था जब मैं एक कीमियागार बन गया था, रुद्रसेन ने कहा। संदीप नगर को चुपके से झटका लगा था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि रुद्रसेन एक कीमियागार होंगे। इसे आजमाएं और देखें कि ये लॉ कितनी प्रभावी है। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, रुद्रसेन ने पर्पल अर्थ कोर फायर को बुलाया। सनसनाहट! पर्पल अर्थ कोर फायर पूरे देश में फैल गया, जिससे 1 दर्जन काले दानव ढक गए। चीख! काले दानवों ने तीखी चीखें निकाली और बेतहाशा भाग गए। हालांकि इससे पहले कि वे पर्पल अर्थ कोर फायर से बच पाते, वे उच्च तापमान से जलकर मर गए। उनकी लाशें एक एक करके जमीन पर गिर गईं। रुद्रसेन और संदीप नगर ने जब काले राक्षसों को जलकर मरते देखा तो उन्होंने राहत की सांस ली। आखिरकार उन्हें एक बड़ी समस्या से छुटकारा मिल गया था। रुद्रसेन ने अपनी काली कछुआ ढाल दूर रख दी। संदीप नगर ने कहा, रुद्रसेन, ऐसा लगता है कि हम दोनों के पास आज एक शानदार अवसर होगा। ओह,
आप ये क्यों कहते हो? रुद्रसेन ने संदीप नगर को संदेह की दृष्टि से देखा। आओ और इस पर एक नजर डालें। संदीप नगर ने एक काले दानव की लाश उठाई। इसे जलाकर मार डाला गया था। इसकी आत्मा संभवतः आग की लपटों से बुझ गई थी। हालांकि काले दानव का शरीर बहुत मजबूत था और उसे ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था। रुद्रसेन ने काले राक्षसी जानवर की लाश पर नजर डाली, लेकिन उसे कुछ खास नजर नहीं आया। उसने पूछा, क्या इस काले दानव की लाश में कुछ अजीब है? संदीप नगर ने काले दानव के पत्थर जैसी कारपेस की ओर इशारा किया। काले दानव के कवच पर तारे जैसे धब्बे थे। इन्हें स्टार ग्रेन्स कहा जाता है। वे सूर्य और चंद्रमा के सार से संघनित होते हैं। संदीप नगर ने समझाया। सूर्य और चंद्रमा के सार से संघनित होते हैं? रुद्रसेन चौंक गए। सूर्य और चंद्रमा का सार स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा से भिन्न था। स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा हर जगह थी। सूर्य और चंद्रमा का सार सूर्य, चंद्रमा और सितारों से पैदा हुई एक प्रकार की ऊर्जा थी। जब चांदनी चमकती थी तो चंद्रमा का सार चंद्रमा की रोशनी में समाहित हो जाता था। हालांकि चंद्रमा का सार अत्यंत छोटा था, इसे निकालना बहुत मुश्किल था। हालांकि काला दानव चंद्रमा के सार को अवशोषित कर सकता है। सूर्य और चंद्रमा का सार कितना उपयोगी था। पहाड़ों और समुद्रों के क्लासिक में एक कहानी थी। प्राचीन काल में आउलाई देश में एक अजीब पत्थर था जो पूर्वी सागर के तट पर खड़ा था। हर दिन यह सूर्य और चंद्रमा के सार को अवशोषित कर लेता था और पत्थर का बंदर बन जाता था। 300 साल बाद पत्थर का बंदर राक्षसी जानवरों का अधिपति बन जाएगा। प्राचीन काल में राक्षसी जानवरों के 7 पवित्र सम्राटों को पवित्र युद्ध वानरों के रूप में जाना जाता था। प्राचीन काल के अंत में पवित्र युद्ध वानरों के बारे में अफवाह थी कि उन्होंने नीदरलैंड को पलट दिया था। ऐसी अफवाहें भी थीं कि उन्होंने आकाशी सम्राट के लिंग श्याओ महल को नष्ट कर दिया था। इसकी साधना का स्तर अकल्पनीय था। 1 लाख आकाशी सैनिक इसके लिए कुछ नहीं कर सके। जब बौद्ध धर्म की दुनिया के 7 प्राचीन बुद्ध एकजुट हुए, तभी वे इसे मारने में कामयाब रहे। वह सूर्य और चंद्रमा की शक्ति थी। सूर्य और चंद्रमा का सार अविश्वसनीय था। यह किसी की साधना के स्तर को बढ़ाने के लिए सबसे अच्छी ऊर्जा थी। गोलियां, स्पिरिट स्टोन और इतने पर सूर्य और चंद्रमा के सूर्य के सार का। रुद्रसेन की आंखें चमक उठीं। ये एक अच्छा विचार था। यदि वो बड़ी संख्या में काले राक्षसी जानवरों को मार सकता है और उनके शरीर में सूर्य और चंद्रमा के सार को अवशोषित कर सकता है, तो वो फिर से तोड़ने में सक्षम हो सकता है। ये सोचकर रुद्रसेन उत्साहित हो गए। अच्छा विचार है। आइए काले राक्षसी जानवरों के गोले में सूर्य और चंद्रमा के सार को परिष्कृत करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है, रुद्रसेन ने कहा। मैं यही सोच रहा था, संदीप नागर ने सिर हिलाया। रुद्रसेन और संदीप नागर ने एक एकांत जगह मिली और उन्होंने काले राक्षसी जानवरों के गोले में सूर्य और चंद्रमा के सार को परिष्कृत करना शुरू किया। मुझे उम्मीद है कि यह प्रभावी होगा, रुद्रसेन बड़बड़ाया। उसने अपनी अवशोषित आत्मा को मुक्त किया। काले राक्षसी जानवरों के गोले में सूर्य और चंद्रमा का सार अवशोषित किया जा रहा था। रुद्रसेन ने जल्दी से सूर्य और चंद्रमा के सार को 7 काले राक्षसी जानवरों के गोले में अवशोषित कर लिया। रुद्रसेन ने अपनी साधना के स्तर में बदलाव को महसूस किया। उसने महसूस किया कि उसकी शुद्ध कीयु शुद्ध और अधिक संघनित हो गई थी। उसकी शुद्ध कीयु बदल गई थी और उसकी साधना का स्तर बढ़ गया था। ये काम कर रहा है। रुद्रसेन प्रसन्न थे। इसी समय संदीप नागर अपनी खेती से जाग गया। आपको कैसा लग रहा है? रुद्रसेन ने पूछा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुख्य समस्या ये है कि उनमें से पर्याप्त नहीं है। यदि उनमें से पर्याप्त होते तो तोड़ने में कोई समस्या नहीं होती, संदीप नागर ने कहा। तो चलो जंगल में गहराई तक चलते हैं और इन काले राक्षसी जानवरों के ठिकाने का पता लगाते हैं, रुद्रसेन ने कहा। हाँ, संदीप नागर ने सहमति में दोनों हाथ उठाए। वे दोनों जंगल में घुस गए। जंगल की गहराई में बहुत अंधेरा था। ये एक ठंडी कीयु उत्सर्जित कर रहा था। दहाड़। दूर से एक जानवर की दहाड़ सुनाई दे रही थी। जंगल में काली लपटों से घिरा एक विशाल बाघ दिखाई दिया। ये 10 मीटर की लंबाई और 7 से 8 मीटर की ऊंचाई वाला एक विशाल बाघ था। उसके शरीर की सतह पर काली लपटें जल रही थीं। ब्लैक फ्लेम टाइगर। रुद्रसेन और संदीप नागर चौंक गए। ये एक बेहद भयानक जानवर था। इसकी ताकत कम से कम एक मानव मार्शल किंग के बराबर थी। रुद्रसेन और संदीप नागर नजर नहीं आए। उनका लक्ष्य ब्लैक फ्लेम टाइगर नहीं, बल्कि ब्लैक डेमोनिक बीस्ट्स थे। रेड फ्लेम टाइगर जल्दी से चला गया। रुद्रसेन और संदीप नागर जंगल में गहराई तक चलते रहे। जब वे एक जंगल से गुजरे
तो उन्होंने सैकड़ों ब्लैक मैजिक बीस्ट्स को स्कारलेट फ्लेम डेविल टाइगर को घेरते देखा। अरे, ये काले राक्षसी जानवर वास्तव में क्रूर हैं। वे जंगल के एक अधिपति के आसपास हैं, रुद्रसेन ने कहा। संदीप नागर का मुंह भी फड़क रहा था। काले राक्षसी जानवर वास्तव में भयानक थे, लेकिन जब उन्होंने इसके बारे में ध्यान से सोचा तो वे समझ सकते थे। काले राक्षसी जानवर अजेय थे। इसके अलावा वे समूहों में रहते थे। जंगल में वे निश्चित रूप से एक सर्वोच्च अधिपति के स्तर पर थे। काले राक्षसी जानवरों को भी अपनी ताकत बढ़ाने के लिए सभी प्रकार के रक्त खाने की आवश्यकता थी। दहाड़! ब्लैक फ्लेम टाइगर ने उग्र रूप से दहाड़ते हुए कहा। उसने अपने विशाल पंजे लहराए और काले राक्षसी जानवरों पर हमला किया। लेकिन ये काले राक्षसी जानवरों को नहीं मार सका। इसके विपरीत कुछ काले राक्षसी जानवर ब्लैक फ्लेम टाइगर की सुरक्षा को तोड़ने में कामयाब रहे। उनके नुकीले नुकीले दांतों ने सीधे ब्लैक फ्लेम टाइगर के शरीर को फाड़ दिया। खून तुरंत बह निकला। इसके अलावा वे काले राक्षसी जानवर भयानक थे। उन्होंने ब्लैक फ्लेम टाइगर के शरीर में उसके घावों के माध्यम से ड्रिल किया। ब्लैक फ्लेम टाइगर दर्द से दहाड़ने लगा और भारी मात्रा में काली लपटें उगल दीं। ये ब्लैक फ्लेम टाइगर द्वारा नियंत्रित राक्षसी आग ब्लैक फ्लेम थी। लेकिन ब्लैक फ्लेम टाइगर इतना मजबूत नहीं था कि ब्लैक डेमोनिक बीस्ट्स को नुकसान पहुंचा सके। काले राक्षसी जानवर आग की लपटों को तोड़ दिए। काले राक्षसी जानवरों ने ब्लैक फ्लेम टाइगर को घेर लिया। उन्होंने ब्लैक फ्लेम टाइगर के शरीर को फाड़ने के लिए अपने नुकीले पंजों का इस्तेमाल किया। उन्होंने ब्लैक फ्लेम टाइगर को काटने के लिए अपने नुकीले नुकीले दांतों का भी इस्तेमाल किया। बैंग! ब्लैक फ्लेम टाइगर का विशाल शरीर जमीन पर गिर गया। एक दर्दनाक और करुण दहाड़ सुनाई दी। जंगल के एक अधिपति के स्तर पर एक अस्तित्व ने अनंतहीन दर्द और अनिच्छा के बीच अपना जीवन पूरी तरह से खो दिया था। बहुत जल्द ही इसमें जीवन के कोई संकेत नहीं थे। ब्लैक फ्लेम टाइगर एक मानव मार्शल किंग की तरह मजबूत था, लेकिन इसे काले राक्षसी जानवरों के एक समूह द्वारा मार दिया गया था। ब्लैक डेमोनिक बीस्ट्स ब्लैक फ्लेम टाइगर के शरीर को खा रहे थे। काले राक्षसी जानवरों की कितनी भयानक भीड़ है! रुद्रसेन ठंडी हवा का एक झोंका चूसने लगा। ब्लैक फ्लेम टाइगर इतना शक्तिशाली था, लेकिन वो बिना किसी प्रतिरोध के मर गया था। रुद्रसेन को बहुत झटका लगा। क्या हमें हमला करना चाहिए? संदीप नागर ने धीरे से पूछा। वो हिचकिचा रहा था, क्योंकि बहुत सारे काले राक्षसी जानवर थे। रुद्रसेन की लपटें काफी तेज थीं, लेकिन अगर काले राक्षसी जानवरों ने उसके बचाव को तोड़ दिया, वे जरूर मरेंगे। आखिरकार चींटियां भी एक हाथी को मार सकती हैं। इतने सारे काले राक्षसी जानवरों की तो बात ही छोड़ दें। रुद्रसेन ने कहा, मैं हमला करूंगा, आप बचाव करते हैं। उन्होंने संदीप नागर को ब्लैक कछुआ शील्ड सौंपी। इससे रुद्रसेन के रवैये का पता चलता है। धन खतरे से आया। हमला! रुद्रसेन ने गहरी आवाज में चिल्लाया। वो सबसे पहले आगे बढ़े। ब्लैक डेमोनिक बीस्ट्स ब्लैक फ्लेम टाइगर के शरीर को खा रहे थे, लेकिन वे आराम से थे। उन पर हमला करने का यह सबसे अच्छा समय था। रुद्रसेन स्वाभाविक रूप से इतने अच्छे अवसर को जाने नहीं देंगे। संदीप नागर ने अपने ट्रू क्यू को ब्लैक कछुआ शील्ड में डाला। ब्लैक कछुआ शील्ड तुरंत एक्टिव हो गया। रक्षात्मक प्रकाश की एक परत ने क्षेत्र को ढक लिया। इसने उन दोनों की रक्षा की। वे दोनों बहुत तेज थे और कुछ ही क्षणों में वे पहले ही सैकड़ों मीटर पार कर चुके थे और काले राक्षसी जानवरों के सामने आ गए थे। पर्पल अर्थ कोर फायर! रुद्रसेन ने तुरंत अपनी स्वर्गीय लपट का उपयोग किया। स्वर्गीय लपट आकाश में बह गई और काले राक्षसी जानवरों को घेर लिया। सभी काले राक्षसी जानवर स्वर्गीय लपट से घिरे हुए थे। चीखना! इतना भारी झटका झेलने के बाद ब्लैक डेमन बीस्ट्स की घनी भीड़ ने दयनीय चीखें निकालीं। काले राक्षसी जानवरों ने पहले ही रुद्रसेन और संदीप नागर को देखा था। काले राक्षसी जानवरों ने रुद्रसेन और संदीप नागर की ओर हमला किया। हालांकि कई ब्लैक डेमन बीस्ट्स पहले ही हवा में जलकर मर चुके थे। उनकी लाशें जमीन पर गिर गई थीं। हालांकि अभी भी बहुत सारे ब्लैक डेविल बीस्ट्स थे जो रुद्रसेन और संदीप नागर की रक्षा करने वाले रक्षात्मक प्रकाश अवरोध को पूरी तरह से घेर लेते थे। इन ब्लैक डेविल बीस्ट्स ने रक्षात्मक प्रकाश बाधा को कुतरना शुरू कर दिया। सुप्रशिक्षित! रक्षात्मक प्रकाश ढाल की शक्ति तेजी से कमजोर हो रही थी। लानत है, बहुत सारे काले राक्षसी जानवर हैं।
रुद्रसेन के भाव उदास थे। हालांकि स्वर्गीय अग्नि इन काले जादू वाले जानवरों को जलाकर मार सकती थी, लेकिन उनमें से कई एक गेंद बनाने के लिए एक साथ इकट्ठा हो गए थे। स्वर्गीय अग्नि काले जादू के जानवरों की केवल सबसे बाहरी 2 से 3 परतों को जला सकती थी। जहां तक अन्य काले राक्षसी जानवरों की बात है, वे उन्हें कोई नुकसान पहुंचाने में असमर्थ थे। काले राक्षसी जानवर टूट गए और रक्षात्मक प्रकाश अवरोध की ऊर्जा को कुतरने लगे। रुद्रसेन ने पागलपन से स्वर्गीय ज्वाला आग्रह किया। काले दानव जानवर तेजी से और तेजी से मर रहे थे। हालांकि उन्हें डर था कि इन सभी ब्लैक डेविल बीस्ट्स के मरने से पहले रक्षात्मक प्रकाश अवरोध टूट जाएगा। उस समय कम से कम 100 काले दानव जानवर जीवित रहेंगे। 100 से अधिक काले दानव जानवर आगे बढ़े। वे तुरंत रुद्रसेन और संदीप नागर से निपट सकते थे। स्थिति गंभीर थी। रैटल स्नेक पगोड़ा। इस महत्वपूर्ण क्षण में संदीप नागर ने अपना खुद का एक जादुई खजाना निकाला। ये एक 7 मंजिला शिवालय था जो हवा के बीच में तैर रहा था। एक विशाल सर्प भौतिक रूप में आया। ये एक रैटल स्नेक था और इसके पूरे शरीर से ठंडी आभा निकल रही थी। रैटल स्नेक पगोड़ा की आत्मा जाग गई थी। रैटल स्नेक पगोड़ा ने एक रक्षात्मक प्रकाश ढाल भी जारी की, जो इसे 2 परतों के साथ मजबूत करता है। लगातार 2 जादुई खजानों को आग्रह करने के बाद संदीप नागर का चेहरा बेहद पीला पड़ गया। मार्शल जनरल क्षेत्र में एक किसान के लिए एक ही समय में 2 जादुई खजानों को आग्रह करना वास्तव में मुश्किल था। क्या आप इसे सहन कर सकते हैं? रुद्रसेन ने चिंतित होकर संदीप नागर की ओर देखा। यदि वे इतनी बड़ी खपत को सहन नहीं कर सका और जादू के खजाने से प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा, तो वे गंभीर रूप से घायल हो जाएंगे, भले ही वे मर न जाएं। संदीप नागर ने दांत पीसते हुए कहा, चिंता मत करो, ये ठीक है। जल्दी करो और इन काले दानव जानवरों को मार डालो। थोड़ी देर और रुको। रुद्रसेन ने सिर हिलाया। उसने उन्मत्त रूप से स्वर्गीय अग्नि से इन काले राक्षसी जानवरों को जलाने का आग्रह किया। मूल रूप से काले राक्षसी जानवर ब्लैक कछुआ शील्ड की रक्षात्मक प्रकाश ढाल को तोड़ने वाले थे, लेकिन अब संदीप नागर ने रैटल स्नेक पैगोडा से बने एक और रक्षात्मक प्रकाश ढाल को जोड़ा। रक्षात्मक प्रकाश ढालों की 2 परतें एक साथ खड़ी हो गईं और काले राक्षसी जानवरों के हमलों को तुरंत अवरुद्ध कर दिया गया। कम समय में डिफेंस को तोड़ना आसान नहीं था। जब तक कि संदीप नागर को पहले बैकलैश का सामना नहीं करना पड़ा, उस समय रक्षात्मक प्रकाश ढाल टूट जाएगी। हालांकि इन काले राक्षसी जानवरों को इस बात की जानकारी नहीं थी। जब उन्हें एहसास हुआ कि जिस रक्षात्मक प्रकाश ढाल को वे तोड़ने की कोशिश कर रहे थे वो मजबूत हो रही थी, तो ये काले राक्षसी जानवर घबरा गए और लड़ाई जारी रखने की हिम्मत नहीं की। वे आनन फानन में भाग गए। रुद्रसेन ने उपहास किया। स्वर्गीय अग्नि बुझ गई और आग की लपटों का तापमान और भी गर्म हो गया। चीखना। एक एक करके काले राक्षसी जानवर जो भाग रहे थे, मृत्यु के लिए परिष्कृत होने से पहले तीखी चीखें निकालने लगे। कुछ ही समय बाद सभी काले राक्षसी जानवर मारे गए। रुद्रसेन और संदीप नागर जोर जोर से हाँफ रहे थे। उन दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और एक दूसरे की आंखों में परमानंद देखा। उन्हें इकट्ठा करें और उन्हें परिष्कृत करने के लिए जगह खोजें, रुद्रसेन ने कहा। उन दोनों ने सभी काले राक्षसी जानवरों के शरीर को इकट्ठा किया और जल्दी से चले गए। वे उस छिपी हुई जगह पर लौट आए जहां उन्होंने सबसे पहले काले राक्षसी जानवरों को परिष्कृत किया था। एक बार फिर से उन्होंने काले राक्षसी जानवरों के खोल में निहित असीम सूर्य और चंद्रमा सार को परिष्कृत करना शुरू किया। इस बार ये अलग था। पिछली बार रुद्रसेन ने 7 शंख के टुकड़ों से सूर्य और चंद्रमा के सार को अवशोषित कर लिया था, लेकिन अब रुद्रसेन के पास 400 से अधिक खोल थे। मार्शल स्पिरिट को खा रहा है। निगलना। रुद्रसेन ने काले राक्षसी जानवरों के खोल में निहित सूर्य और चंद्रमा के सार को निगलना शुरू किया। सीप में सूर्य और चंद्रमा सार रुद्रसेन द्वारा परिष्कृत और अवशोषित किया गया था। कई छोटे से एक मिक्कल बनाता है। जैसे ही सूर्य और चंद्रमा सार रुद्रसेन द्वारा अवशोषित किया गया था, सूर्य और चंद्रमा सार की शक्ति रुद्रसेन की सच्ची क्यूई के साथ फ्यूज होने लगी। सूर्य और चंद्रमा सार के फ्यूजन के साथ रुद्रसेन की सच्ची क्यूई और भी अधिक संघनित और शक्तिशाली हो गई। मानव क्षेत्र कल्टिवेटर, योद्धा, मार्शल मास्टर, जनरल, चौथा आकाश मार्शल किंग, ये खेती को पूरा करने के लिए सच्ची क्यूई के परिवर्तन के द्वारा था। साधना बढ़ने के बाद किसी के शरीर में निहित शक्ति भी पागलपन से बढ़ जाएगी। जब सच्ची क्यूई चरम पर बदल गई, सच्ची क्यूई मैजिकल शक्ति में बदल जाएगी। इस समय कृषक यिन यांग क्षेत्र में प्रवेश करेगा। उस समय उनके पास जादुई शक्ति और आकाश में उड़ने और जमीन में दबने की क्षमता होगी।
अब रुद्रसेन अपनी साधना में एक महत्वपूर्ण क्षण में पहुंच गए थे। उसकी असली ची एक और परिवर्तन के कगार पर पहुंच गई थी। रुद्रसेन की पिछली खेती मार्शल जनरल क्षेत्र के चौथे आकाश में थी। उसकी ताकत 125 ड्रैगन हाथी की ताकत तक पहुंच गई थी। इस समय रुद्रसेन को केवल अपने शरीर में शक्ति का उछाल महसूस हुआ, जिससे विस्फोट होने लगा। बूम! अनजाने में उसके शरीर में शक्ति बाढ़ की तरह थी, जो उसके मेरिडियन से बह रही थी। रुद्रसेन को केवल ये महसूस हुआ कि उनकी ताकत पागलपन से बढ़ने लगी है। उसकी ताकत जल्दी से 125 ड्रैगन हाथी की ताकत से 200 ड्रैगन हाथी की ताकत तक टूट गई। जल्दी ही ये 300 ड्रैगन हाथी की ताकत के माध्यम से टूट गया और अंत में 625 ड्रैगन हाथी की ताकत पर रुक गया। एक ड्रैगन हाथी की ताकत 10 ड्रैगन की ताकत के बराबर थी। 625 ड्रैगन हाथी की ताकत 6250 ड्रैगन की ताकत के बराबर थी। 3 भक्षण मार्शल स्पिरिट्स के संचालन के साथ रुद्रसेन की ताकत 18,750 ड्रैगन की ताकत तक पहुंच सकती थी। रुद्रसेन, जो मार्शल जनरल क्षेत्र के 5वें आकाश में थे, निश्चित रूप से मार्शल जनरल क्षेत्र के 7वें आकाश के एक कृषक को कुचल सकते थे। यहां तक कि अगर उसे मार्शल जनरल दायरे के 8वें आकाश के एक कृषक का सामना करना पड़ा तो उसे अपनी गुप्त तकनीक से हराना मुश्किल नहीं होगा। मैं आखिरकार टूट गया हूं, रुद्रसेन ने अपनी आंखें खोलीं। चींक, ये तेज कान छेदने वाली चीख जंगल में गूंज उठी। काला कोहरा, जो आकाश को ढकने और सूर्य को ढकने के लिए लग रहा था, ने पूरे प्राचीन जंगल को शांत कर दिया। अनगिनत क्रूर जानवर अपनी गुफाओं में छिप गए और कांप गए। दूर से काला कोहरा और करीब आता गया और ये पता चला कि वे सभी ब्लैक डेविल बीस्ट थे। ये काले राक्षसी जानवर एक साथ इकट्ठे हो गए और पूरे आकाश को ढक लिया। ये कल्पना करना कठिन था कि कितने काले शैतान जानवर थे। शायद लाखों, दसियों लाखों या इससे भी अधिक। 10 मीटर लंबे ब्लैक डेविल बीस्ट किंग ने एक उग्र दहाड़ निकाली। उसकी बर्फ ठंडी आंखें नीचे के क्षेत्र को ऐसे घुमा रही थीं जैसे कि वो कुछ ढूंढ रहा हो। वास्तव में बहुत सारे काले शैतान जानवर हैं और यहां तक कि इतना भयानक शैतान जानवर राजा भी है। वो डेविल बीस्ट किंग यिन यांग दायरे में होना चाहिए, है ना? रुद्रसेन और संदीप नागर एक गुफा में छिपे हुए थे। गुफा की दरारों के माध्यम से आकाश को ढकने वाले काले शैतान जानवरों को देख रहे थे। दोनों के चेहरे पर कड़वी मुस्कान थी। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने एक हॉर्नेट का घोंसला तोड़ दिया है। स्पष्ट रूप से ब्लैक डेविल बीस्ट भीड़ ने उन दोनों को खोजने के लिए दंगा किया था। करीब 1000 काले शैतान जानवर एक के बाद एक गायब हो गए थे, जिससे डेविल बीस्ट किंग क्रोधित हो गया था। जंगल बहुत शांत था। रुद्रसेन और संदीप नागर 3 दिन से छिपे हुए थे। जब ब्लैक डेविल बीस्ट्स इस क्षेत्र को छोड़कर जंगल के दूसरे हिस्से की ओर उड़ गए तो वे दोनों अपने छिपने की जगह से बाहर भाग गए। हम यहां अधिक समय तक नहीं रह सकते, चलिए चलते हैं, रुद्रसेन ने कहा। उन दोनों ने ब्लैक डेविल बीस्ट्स की विपरीत दिशा में जाने का फैसला किया। यदि उन्हें काले शैतान जानवरों द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया था तो वे समाप्त हो जाएंगे। यहां तक कि यिन यांग क्षेत्र के विशेषज्ञ के लिए भी विरोध करना मुश्किल होगा। बहुत सारे काले शैतान जानवर थे। इतने सारे काले शैतान जानवर और एक डेविल बीस्ट भी था। ये किसी भी विशेषज्ञ को मारने के लिए पर्याप्त था। रुद्रसेन और संदीप नागर ब्लैक फॉग वर्ल्ड में गहराई तक चले गए। उन्होंने कई खतरों का अनुभव किया था। उन्होंने आत्मा सैनिकों के समूहों का सामना किया था और वे आत्मा सैनिकों से घिरे हुए थे। वे मौत से बाल बाल बच गए थे, लेकिन तब कंकाल प्राणियों के एक समूह ने उनका पीछा किया था। ऐसा लग रहा था कि ये कंकाल जीव मरे हुए प्राणियों में बदल गए हैं। वे बेहद भयानक थे। बड़ी मुश्किल से उनसे भागने के बाद रुद्रसेन और संदीप नागर एक बार फिर फ्लेमिंग रॉक बीस्ट्स से घिर गए। इन भयानक अस्तित्वों के हमलों से लगातार बचने और फिर भी जीवित रहने में सक्षम होने के लिए ये वास्तव में एक आसान काम नहीं था। रात के समय वे दोनों एक बड़े पेड़ की शाखाओं पर बैठ गए। अपनी ऊर्जा को फिर से भरने के लिए भोजन करते समय आराम कर रहे थे। रुद्रसेन ने कहा, हम पिछले कुछ दिनों में अधिक से अधिक खतरों का सामना कर रहे हैं और जिन जानवरों और बुरी आत्माओं का हम सामना करते हैं वे अधिक से अधिक शक्तिशाली हो गए हैं। ऐसा लगता है कि हम इस काले कोहरे की दुनिया से छोड़ने से बहुत दूर नहीं होंगे। संदीप नागर ने सिर हिलाया और कहा, लेकिन विशेष रूप से ऐसे समय में हमें और भी सावधान रहना चाहिए। आज रात आप 6 घंटे सोएंगे। 6 घंटे के बाद मेरी बारी होगी। रुद्रसेन ने सिर हिलाया। भोजन के बाद रुद्रसेन पेड़ के सहारे झुक गए और सो गए। लगातार लड़ाई ने उसे असामान्य रूप से थका हुआ महसूस कराया। जहां तक संदीप नागर की बात है, वो बगल में पालथी मारकर बैठा था। उसकी आंखें ध्यान में बंद थीं।
अंधेरे में 100 मीटर लंबा दानव सांप धीरे धीरे पेड़ के ऊपर से रेंगता हुआ नीचे आया। ये दानव सांप अंधेरे में सबसे शांत हत्यारे की तरह था, चुपचाप दुश्मन को घातक झटका दे रहा था। राक्षसी सांप की अपनी उपस्थिति को छिपाने की क्षमता बहुत शक्तिशाली थी। ये धीरे धीरे रुद्रसेन और संदीप नागर के पास पहुंचा, लेकिन ये संदीप नागर से अपनी उपस्थिति छिपाने में कामयाब रहा। जब वो उन दोनों से 10 मीटर की दूरी पर था तो राक्षसी सांप आखिरकार हिल गया। राक्षसी सांप ने अपना खून से लथपथ मुंह खोला और रुद्रसेन और संदीप नागर को निगलने की कोशिश की। अच्छा नहीं, एक राक्षसी सांप है। संदीप नागर की प्रतिक्रिया काफी तेज थी क्योंकि वो जोर से चिल्लाया। रुद्रसेन जाग गया और जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने क्रूर खूनी मुंह देखा। सनसनाहट। वो अचानक राक्षसी सांप के हमले से बचते हुए बाहर निकल गया। संदीप नागर ने भी दूरी पर गोली चला दी। बहुत अच्छा है। जब वो हवा में थे तो विशाल पेड़ पर जो वो आराम कर रहे थे वो अचानक जीवित हो गया और घनी शाखाएं रुद्रसेन और संदीप नागर की ओर बढ़ गईं। ओह मानव बव्वा, मैं आपके स्वादिष्ट मांस को महसूस कर सकता हूं। विशाल पेड़ वास्तव में एक अत्यंत बदसूरत मानव चेहरा उगाया और एक धीमी और कर्कश आवाज निकली। अरे, पेड़ एक आत्मा बन गया है। रुद्रसेन चौंक गए। वो विशाल पेड़ की शाखाओं के चाबुक से बचना चाहता था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बैंग! पेड़ की शाखाओं ने रुद्रसेन के शरीर को बेरहमी से कोड़े मारे और रुद्रसेन को उड़ते हुए भेज दिया गया। संदीप नागर की स्थिति रुद्रसेन की तुलना में बहुत बेहतर नहीं थी। उसे भी पेड़ की शाखाओं से उड़ते हुए भेज दिया गया था। इसके तुरंत बाद रुद्रसेन और संदीप नागर अनगिनत टहनियों से घिरे हुए थे।